सुनाऊंगा मैं। चलिए अब अपन बात करते हैं मॉडल टैक्स कन्वेंशन की। एक बात समझना, ये मॉडल का मतलब क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा मॉडल मॉडल मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, जो आप सोच रहे हो वो वाला मॉडल नहीं करके, वो वाली नहीं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो मॉडल का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मेट बोल सकते हो आप, एक परफॉर्मा बोल सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड मॉडल। जैसे कुछ भी जो चीज होती है उसका एक मॉडल होता है, दैट इज कॉल्ड मॉडल। सो मॉडल टैक्स कन्वेंशन। एक चीज समझना, अगर मान लो मोदी जी जाते हैं, कल मोदी जी घूमने जा रहे हैं, आपको पता है मोदी जी घूमने जा रहे हैं, तो मोदी जी गए घूमने, और मोदी जी जब घूमने गए थे करके, ठीक है, वो मोदी जी ने क्या किया कि मोदी जी गए मान लो यूके, अभी जाने वाले मोदी जी का यूके दौरा है, फिर कहीं और 2-4 जगह और है। तो मोदी जी यूके गए और वहां का यूके का जो बंदा था, जो वहां का प्रेसिडेंट है, उसके साथ बैठे थे। उन्होंने बोला कि चलो हम एक ट्रीटी बनाते हैं, हम बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो हम एक ट्रीटी बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो हम ट्रीटी बनाते हैं। तो ट्रीटी बनाते टाइम मतलब DTAA बनाते हैं, DTAA। तो DTAA बनाने के लिए कोई मॉडल तो होना चाहिए। उन्होंने बोला चलो DTAA बनाते हैं, बट कैसे बनाए, ऐसे बैठेंगे, मोदी जी बैठे पेन लेके, वो भी पेन लेके, चलो है ना एक काम करते हैं, कैपिटल गेन पे तुम टैक्स ले लो, हाउस प्रॉपर्टी पे हम ले लेते हैं, उसमें तुम इतना टैक्स लो, उसमें हम इतना टैक्स ले, क्या ऐसा करेंगे? कि नहीं ना, ऐसा थोड़ी करेंगे। कुछ ना कुछ तो मॉडल होना चाहिए जिससे नेगोशिएशन स्टार्ट कर सके, और उसमें जो जो चेंज करना है वो चेंज कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडल। तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन। आप एक बात बताओ, आप सीए बन गए, अभी बन जाओगे सीए, और सीए बनने के बाद आपके ऑफिस में एक क्लाइंट आया, और ऑफिस में क्लाइंट आके बोलता है कि हमको पार्टनरशिप डीड बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? आप बोलोगे चल बोल क्या क्या लिखना है, बोल तू बोलता जा क्या क्या लिखना है करके, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोलोगे ना, आप उसको बोलोगे कि ठीक है आप मुझे ये डिटेल दे दीजिए। फिर आपके पास एक डीड ऑलरेडी सेव है अपने वहां पे पीसी में, उस डीड को क्या करोगे, लोगे, और जो जो पार्ट पे आपको एडिट मारना है वो पार्ट पे एडिट मारोगे, और उसके बाद वो डीड बन जाएगी। दैट इज, वो जो डीड आपके पास पहले से थी, दैट इज कॉल्ड मॉडल। तो वैसे ही होता है मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन मींस कि सर अगर मान लो दो कंट्री है, वो आपस में जब कोई अग्रीमेंट करती है तो उसका कोई ना कोई तो मॉडल चाहिए ना। आंसर इज यस। और उसके लिए मार्केट में 3 तरह के मॉडल है। कौन कौन से मॉडल है? एक मॉडल है जिसको OECD मॉडल बोलते हैं, एक मॉडल है जिसको UN मॉडल बोलते हैं, और एक तुम्हारा जो है US मॉडल, उसको हम US मॉडल बोलते हैं। So there are basically 3 model. One is the OECD, one is the UN and one is the US. ये 3 मॉडल है, और ये जो 3 मॉडल है ये डिफरेंट कंट्रियां है वो फॉलो करती है। इंडिया नॉर्मली कौन सा मॉडल फॉलो करती है? UN मॉडल फॉलो करती है। हम क्योंकि UN के पार्ट है तो हम UN मॉडल फॉलो करते हैं। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, वो UN मॉडल फॉलो करती है। लेकिन जब भी आप यूएस के साथ अग्रीमेंट करते हो तो यूएस बोलता है सब हमारा अलग होना चाहिए, हम वर्ल्ड पावर है, तो उन्होंने एक अलग मॉडल डेवलप कर रखा है, दैट इज कॉल्ड यूएस मॉडल। और वैसे ही OECD जो डेवलप्ड कंट्री है वो नॉर्मली OECD मॉडल है वो फॉलो करती है। तो डेवलपिंग जो है वो नॉर्मली UN मॉडल को फॉलो करती है, यूएस मॉडल सिर्फ यूएस वाले फॉलो करते हैं, और OECD जो है वो OECD नॉर्मली जो डेवलप्ड कंट्री है, जब डेवलप्ड कंट्री के बीच में अग्रीमेंट होते हैं तो वो नॉर्मली OECD मॉडल है वो फॉलो करते हैं। तो देखिए यहां पे 3 मॉडल है, उसके बारे में यहां जिक्र कर रखा है। तो देखिए द सिग्निफिकेंट मॉडल कन्वेंशन हैव बीन ब्रीफली डिस्कस हियर अंडर। अब देखो इस सब्जेक्ट में पेपर नंबर 7 में इस टॉपिक की इतनी महत्व नहीं है, पेपर नंबर 6 में नो डाउट ज्यादा महत्व है। पेपर नंबर 7 में इंस्टीट्यूट ने कुछ जो है वो OECD और UN मॉडल के कुछ पार्ट जो है, कुछ आर्टिकल है वो इन्होंने यहां पे दे रखे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले OECD मॉडल। OECD model is an essential a model treaty between 2 developed nation। 2 developed nation जो agreement करते हैं तो नॉर्मली वो OECD फॉलो करते हैं। The model advocates the residence principle। ये जो मॉडल है ना OECD, उसमें ज्यादा किस पे जोर दे रखा है कि रेजिडेंट वाली कंट्री लेगी, सोर्स वाली कंट्री तिल लेने गई, सोर्स वाली कंट्री है वो तिल लेने गई, जो रेजिडेंट कंट्री है, क्योंकि इनको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं उन्हीं की तो कंपनियां हैं, पूरे वर्ल्ड में जो काम करती है वो डेवलप्ड कंट्रियों की कंपनियां हैं। आप इंडिया में जितने भी आप देखोगे, फेसबुक है, गूगल है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, टेस्ला है, डेवलप्ड कंट्रियों की कंपनियां हैं। तो वो क्या करते हैं ना, वो चोर लोग OECD मॉडल फॉलो करते हैं, क्योंकि OECD मॉडल में ज्यादा जोर किस पे दे रखा है? OECD मॉडल में ज्यादा जोर रेजिडेंस वालों पे दे रखा है कि ज्यादा टैक्स रेजिडेंट वाले लेंगे, सोर्स वालों को हम थोड़ा बहुत देंगे करके, ठीक है। तो देखिए
इट लेज एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ स्टेट ऑफ रेजिडेंट टू टैक्स द इनकम, मतलब रेजिडेंट कंट्री का जो बंदा है, रेजिडेंट जिस कंट्री का, उस कंट्री को ज्यादा पावर दे रखी है टैक्स लेने की। दूसरा है यूएन मॉडल, जो बेचारा गरीबों को भी हक देता है कि सोर्स कंट्री जहां से आप पैसा कमा रहे हो उस कंट्री को भी कुछ ना कुछ टैक्स लेने का हक होना चाहिए। The UN model is compromise between the source principle and the residence principle. However, it gives more weight to the source principle as against the residence principle of the OECD model. UN model is designed to encourage flow of investment from developed country to the developing country. It takes into account sharing of tax revenue with the country providing the capital. मतलब जो कैपिटल प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी रेजिडेंट कंट्री है उसको भी टैक्स लेने का राइट है और सोर्स कंट्री को भी टैक्स लेने का राइट है। ये उस बेस पे बना हुआ है। एक होता है यूएस मॉडल। अब ये यूएस मॉडल है, ये सिर्फ यूएस वाले फॉलो करते हैं। कौन करते हैं? यूएस वाले। दिस मॉडल कन्वेंशन इज यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइल एंटरिंग इनटू द टैक्स ट्रीटी विद द वेरियस कंट्रीज। जैसे इंडिया यूएस का ट्रीटी है तो नॉर्मली वहां पे यूएस मॉडल को फॉलो किया होगा। किसको फॉलो किया होगा? यूएस मॉडल को फॉलो किया होगा, क्योंकि यूएस जब भी एंट्री करता है किसी के साथ में भी ट्रीटी या डीटीडब्ल्यूए तो वो नॉर्मली यूएस मॉडल को फॉलो करते हैं। अब एक बात समझना, ओईसीडी मॉडल जो है उसमें टोटल 7 चैप्टर है। दोनों में 7 चैप्टर है, ओईसीडी एज वेल एज द जो तुम्हारा यूएन मॉडल है, उन दोनों में 7 चैप्टर है। और उसमें टोटल जो ओईसीडी है उसमें 32 आर्टिकल है और यूएन मॉडल में 31 आर्टिकल है, जबकि यूएस मॉडल है उसमें टोटल आपके 30 आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स का मतलब आप समझ लो सेक्शंस। एक होता है तुम्हारा लाइक क्या बोलते हैं, चैप्टर। चैप्टर का मतलब होता है एक टॉपिक, और टॉपिक के अंदर कितनी सेक्शन है, तो वैसे ही तो 7 जो है वो दोनों में चैप्टर है। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो ओईसीडी मॉडल में 32 आर्टिकल है, यहां पे तुम्हारा जो यूएन मॉडल है उसमें 31 आर्टिकल है, और तुम्हारा जो तुम्हारा यूएस मॉडल है उसमें तुम्हारे टोटल 30 आर्टिकल है। तो ओईसीडी में 32 आर्टिकल, यूएन में कितने हैं तुम्हारे 31 आर्टिकल, एंड तुम्हारा जो यूएस मॉडल है उसमें तुम्हारे 30 आर्टिकल है। अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने आपके कुछ सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स दे रखे हैं। यहां पे अपने सिलेबस में पेपर नंबर 7 में ऑल आर्टिकल नहीं है। और मैं बता दूं ये यूएस मॉडल तो इंडिया में मतलब अपने सिलेबस में है ही नहीं, यूएस मॉडल तो है ही नहीं। यूएन और ओईसीडी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत दे रखा है पेपर नंबर 7 में, और पेपर नंबर जो 7 है उस पेपर नंबर 7 में सिर्फ बात की है ओईसीडी और यूएन की। और पेपर नंबर 6C में भी, 6C में भी यूएस मॉडल तो है ही नहीं, पहले एक बार डाला था बट फिर उन्होंने हटा दिया था। तो ओनली ओईसीडी एंड यूएन मॉडल है, उसके बारे में कुछ आर्टिकल की बात की हुई है, पेपर नंबर 7 की बात कर रहे हैं जो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये आर्टिकल क्या होते हैं? ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल बेसिकली है क्या? तो आर्टिकल क्या होते हैं पता है? जैसे सेक्शन, एक मैं आपको ट्रीटी का एग्जांपल बता देता हूं तो जिससे आप थोड़ा ज्यादा समझ पाओगे। जैसे कोई कंट्री की इंडिया सिंगापुर ले लेते हैं, डीटीडब्ल्यूए। तो देखिए इंडिया सिंगापुर डीटीडब्ल्यूए, बहुत सारे डीटीडब्ल्यूए है। यहाँ पे जैसे अर्जेंटीना वाला ले लेते हैं लो, बट इधर टैक्स इंफॉर्मेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव अल्बानिया वाला, अल्बेनिया, यस। तो देखिए अल्बेनिया का एक अग्रीमेंट है इंडिया के साथ में। तो ये अल्बेनिया के साथ हमने, अल्बेनिया ये, हाँ अल्बेनिया करके कोई कंट्री है, हाँ, तो उसके साथ में हमारा अग्रीमेंट है। और उस अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, ऐसे होता है अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट बनता है, ये इंडिया के साथ और फॉरेन कंट्री का अग्रीमेंट बना है। उस अग्रीमेंट में कुछ आर्टिकल्स होते हैं। देखिए तो आर्टिकल्स में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? पर्सन कवर्ड। मतलब पहला जो आर्टिकल है वो होता है हमेशा पर्सन कवर्ड। ऐसे का ऐसे आर्टिकल नंबर 2 होता है टैक्सेस कवर्ड, क्या कौन कौन से टैक्सेस पे लगेगा। आर्टिकल नंबर 3 होता है जनरल डेफिनेशन से रिलेटेड, कि किसकी डेफिनेशन क्या होगी। आर्टिकल नंबर 4 रहता है रेसिडेंस। आपको पता है जब हम वो एक टॉपिक पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था रेजिडेंस के केस में कि अगर कोई पर्सन दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है तो उसको एक कंट्री का रेजिडेंट कैसे मानेंगे। तो यहां पे देखो ये टाई ब्रेकर रूल होते हैं, और टाई ब्रेकर रूल में देखिए पहला वाला रूल क्या बोलेगा कि अगर वो ही शैल बी द डीम टू बी रेजिडेंट ओनली ऑफ द स्टेट इन विच ही हैज अ परमानेंट होम अवेलेबल। दिख रहा है आपको? a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in the both the state, he shall be deemed to be the resident only of the state in which he is the personal and economic relationship are more closer. ये वाली चीज हमने पढ़ी थी। ये देखिए अपन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और ये वेबसाइट पे सब चीजें लिखी हुई है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 5 होता है ना, वो पीई की बात करता है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में क्या आएगा।
आर्टिकल नंबर जो 6 होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है कि इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होगी। आर्टिकल नंबर 7 है वो बिजनेस इनकम की बात करता है कि बिजनेस इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, कौन सी कंट्री टैक्स लेगी। आर्टिकल नंबर 8 है वो इंटरनेशनल ट्रैफिक से रिलेटेड, ये सब नहीं है आर्टिकल, 6C में भी नहीं है। इंटरनेशनल ये ट्रैफिक है जो है इस पे 6C में भी नहीं है। एसोसिएट एंटरप्राइज पेपर 6C में भी नहीं है। डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, उसके बाद में ये तुम्हारा रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, ये है कैपिटल गेन है करके, ठीक है। तो देखो हमारा जो ये अग्रीमेंट बना हुआ है इसके साथ में, अब यहां पे देखो एक आर्टिकल नंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए और डाला, तो ऐसा जरूरी नहीं ये स्टूडेंट्स के लिए उसमें ओईसीडी या यूएन मॉडल में नहीं दे रखा। ओईसीडी या यूएन मॉडल में आप देखोगे ना तो वहां आर्टिकल नंबर 21 अदर इनकम के लिए होता है, बट हमने क्या किया, एक नया आर्टिकल और डाल दिया। ये क्यों डाल दिया? अपनी मर्जी से। अपन ने एक मॉडल देखा था, हम जो सीख रहे हैं वो मॉडल है, उस मॉडल में आप चेंज तो कर सकते हो ना अपनी मर्जी से। हो सकता है इंडिया और जब ये कंट्री जब अग्रीमेंट कर रहे थे उनको लगा हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग बना देते हैं कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्टूडेंट पढ़ने आए, उन्होंने इनकम कमाई तो उनका क्या होगा, तो उसके लिए हम अलग आर्टिकल डाल देते, तो उन्होंने आर्टिकल 21 डाल दिया उसकी जगह। बट आर्टिकल नंबर 21 जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है उसमें अदर इनकम से रिलेटेड होता है, इस फिर इन्होंने अदर इनकम के लिए फिर आर्टिकल नंबर 22 डाल दिया। तो ऐसे ये आर्टिकल होते हैं। तो यहां पे आप देखोगे तो आर्टिकल कितने बन रहे हैं पता है, यहां पे आर्टिकल 32 बन रहे हैं, 32 आर्टिकल हो गए। अब आप बोलोगे सर इंडिया तो नॉर्मली यूएन मॉडल फॉलो करता है, और यूएन मॉडल में तो आपने अभी बताया कि उधर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल ही आपके 30 है, 31 है करके, ठीक है, 31 ही थे आई थिंक, या 32 थे, हाँ। तो यूएन वाला जो है उसमें तो आर्टिकल ही 31 है, बट सर यहां तो आप जो बता रहे हो इसमें तो आर्टिकल इंडिया और ये अर्मेनिया या कौन सी कंट्री का जो अग्रीमेंट आपने यहां खोल के बताया, इस अग्रीमेंट में देखिए सर आर्टिकल तो 32 हो गए। ऐसे कैसे? अगर आप दूसरी कंट्री के साथ देखोगे तो दूसरी कंट्री के साथ में आपका जो है वो कम आर्टिकल हो सकते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा अग्रीमेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अग्रीमेंट है उस अग्रीमेंट में आप देखोगे तो उसमें हो सकता है आर्टिकल कुछ अलग हो। देखिए उसमें आर्टिकल पर्सनल स्कोप, पहले का नाम पर्सनल स्कोप दे दिया, दूसरे का टैक्स कवर्ड करके, ठीक है, टैक्स कवर्ड दे दिया, तीसरा जनरल डेफिनेशन होता है सब में, चौथा रेसिडेंस रूल होता है, पांचवा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है, छठा जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, सातवां जो है उसमें देखो उसमें इंटरनेशनल टैरिफ नाम था, इसमें इन्होंने 8वें का नाम दे दिया शिप एंड एयरक्राफ्ट, नाम ही अलग कर दिया, एसोसिएट एंटरप्राइज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी दे दिया करके, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इंडिपेंडेंट, ये सब चीजें हैं, ये ऐसे आर्टिकल चलते हैं। यहां पे आप देखोगे तो टोटल आर्टिकल है वो कितने हैं इस अग्रीमेंट में, हमारे जो टोटल आर्टिकल है वो 29 ही है। इसमें आपके टोटल आर्टिकल जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया अग्रीमेंट है उसमें 29 ही है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ओईसीडी, यूएन वो कोई फिक्स नहीं है कि उसमें लिखा है वही इंडिया फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। देखो वो क्या होता है ना, कोई भी नेगोशिएशन जब स्टार्ट करते हैं, जब नेगोशिएशन हम स्टार्ट करते हैं करके, ठीक है, वो स्टार्ट करे तो वो कैसे करे, कहीं ना कहीं कुछ तो बेस होना चाहिए ना। एक बात बताओ, कुछ तो बेस होना चाहिए, इसलिए मॉडल काम आते हैं। तो मॉडल ऐसा नहीं कि जो मॉडल यूएन में लिखा हुआ है इंडिया सब अग्रीमेंट में यूएन वाला ही फॉलो करता है, नहीं ना, हम हमारे हिसाब से करेंगे, हम हमारे हिसाब से करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें से जो सही है वो हमको लेना है, जो जो लगता है ये चेंज करो, स्टूडेंट वाला डालो, इसमें कुछ अलग ही डाल दो करके, मोदी जी वाला एक अलग से डालो, मोदी जी घूमने जाएंगे उसका अलग से क्लॉज डालो, हो सकता है डाल दे, तो अपनी मर्जी, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते। एक बात बताओ, मॉडल ऐसा थोड़ी है मॉडल है जो फॉलो कर दो, नहीं। तो आप अब बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल्स में आपको क्या क्या याद रखना है, यहां पे देखो कुछ आर्टिकल्स है वो आपको दे रखे हैं मैंने, कुछ आर्टिकल मतलब आर्टिकल जैसे 1 दे रखा है कि 1 जो है ये किस पे लगता है। 1 का मतलब क्या होता है कि कोई भी DTAA किस पे लगता है, तो वो DTAA उन्हीं लोगों पे लगता है जो उस कंट्री का रेजिडेंट है, या तो एक कंट्री का रेजिडेंट है या दोनों कंट्री का रेजिडेंट है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 1 पे चलते हैं, और आर्टिकल नंबर जो 1 पे है वो अपन देखते हैं पर्सन कवर्ड। तो पर्सन कवर्ड की अगर अपन बात करते हैं कि ये DTAA किस पे लगेगा, तो आर्टिकल नंबर 1 बोलता है द OECD एंड यूएन मॉडल कन्वेंशन वुड अप्लाई टू द पर्सन हु आर रेजिडेंट ऑफ द वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्री का या किसी एक कंट्री का, उसी पे ये DTAA लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां पे लिखा होगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया DTAA में पहला आर्टिकल यही रहता है, पहला जो आर्टिकल है ये पहला आर्टिकल यही लिखा होगा इन्होंने। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए ये पहला आर्टिकल, ये पहला आर्टिकल अपन देख रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया करके, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अग्रीमेंट है। अब एक बात समझिए, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अग्रीमेंट है, दैट इज अग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द फिस्कल इवेजन विद द ऑस्ट्रेलिया का अग्रीमेंट है। सबसे पहला जो आर्टिकल है इन्होंने लिखा हुआ है पर्सनल स्कोप,
और ये दिस अग्रीमेंट शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आर रेजिडेंट ऑफ वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। यहां हम बोलते हैं हमेशा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट करके, क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब यहां इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब हुआ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया करके। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है वो तुम्हारे क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है। तो हर जगह कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वर्ड आएगा। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब दो कंट्री जिनके बीच में ये अग्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा होता है दैट इज द पर्सन कवर्ड। नॉर्मली बहुत सारी जगह पर्सन कवर्ड लिखा होता है, बट बहुत सारे जो डीटीडब्ल्यू देखोगे वहां पे लिखा होगा पर्सनल स्कोप, वहां पे पर्सनल स्कोप लिखा होगा, कहीं कहीं पे पर्सन कवर्ड लिखा होता है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं कि सर ओईसीडी एंड यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, उन दोनों में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 इज रिलेटेड टू, वो उन पे लगेगा जो उस दोनों में से किसी एक कंट्री का या दोनों कंट्री का रेजिडेंट है। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर वो दोनों कंट्री का रेजिडेंट हुआ तो क्या होगा? पहले आप ये फिजिकली ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। और दोनों कंट्री का रेजिडेंट हो गया तो क्या करेंगे? हम टाई ब्रेकर रूल निकालेंगे। और ये हर डीटीडब्ल्यू में लिखा होता है कि आपको टाई ब्रेकर रूल को फॉलो करना है और उसके बाद आपको किसी एक कंट्री का उसको रेजिडेंट बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस। अब एक और चीज समझना, सर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? क्योंकि आप बोल रहे हो कि डीटीडब्ल्यू तभी लगेगा जब वो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्री का है, दोनों में से किसी एक कंट्री का रेसिडेंट होगा तब डीटीडब्ल्यू लगेगा। लेकिन उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे कैसे? गाइस रेसिडेंशियल स्टेटस आपको डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से ये निकालना है। डोमेस्टिक लॉ मतलब इंडिया का डोमेस्टिक लॉ, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 के हिसाब से निकालिए। वैसे ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक लॉ होगा, उसके हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दीजिए। और फिर आप एक काम करिए कि देखिए वो कौन सी कंट्री का रेसिडेंट बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिडेंस की, दैट इज आर्टिकल नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन शैल बी डिटरमाइंड एज पर द डोमेस्टिक टैक्स लॉ ऑफ दैट कंट्री। इफ एनी पर्सन become resident of both the contracting state then his residential status shall be determined as follows। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे टाई ब्रेकर रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, he shall be deemed to be the resident only of the state in which he has a permanent home। जहां पे उसका परमानेंट होम है available to him। if he is having the permanent home available to him in the both the state, he shall be deemed to be the resident only of the state with which his personal and economic relationship are more closer। ऐसा हमने डीटीडब्ल्यू में एक क्वेश्चन किया था, आरिफ करके नाम था शायद, वैसा क्वेश्चन हमने किया था। तो देखो सबसे पहला रूल क्या बोलता है, आप एक काम करिए, देखिए उसका परमानेंट होम कहाँ है। अगर परमानेंट होम जो है वो दोनों कंट्री में है तो उस केस में उस कंट्री का रेजिडेंट बना दीजिए जहां उसका इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर है। दूसरा पॉइंट, इफ द स्टेट इन विच ही और हिज सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट दैट इज उसका पता नहीं चल रहा है, लाइक दैट इज इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं चल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक द पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पता ही नहीं चल रहा है तो, और ही हैज नॉट परमानेंट होम अवेलेबल टू हिम इन आइदर द स्टेट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको। एग्जाम में इसमें देखो 2-3 आर्टिकल है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। एक तो आर्टिकल नंबर 4 से आ सकता है, या कभी 5 से आ सकता है, या कभी 7 से आ सकता है, उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पे क्या बोला हुआ है कि अगर मान लो उसका पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी कंट्री में है, या फिर उसका घर कहीं नहीं है। एक बात बताओ, दोनों जगह घर था तब अपन इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप पे जा रहे थे, उसका घर कहीं है ही नहीं, बेचारा रोड पे रहता है, उसका कहीं घर नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेजिडेंट ओनली ऑफ द स्टेट इन विच ही हैज अ हैबिचुअली अबोर्ड। हैबिचुअली अबोर्ड का मतलब क्या होता है कि वो नॉर्मली कहां रहता है। हैबिचुअली वो कहां रहता है, कहां पड़ा रहता है। आप बोलोगे घर ही नहीं है तो कहां रहेगा, हो सकता है वो होटल में रहता हो, तो हैबिचुअली वो कहां रहता है, वो प्लेस है, वो उसका रेजिडेंट बन जाएगा। उसके बाद इफ ही हैज अ हैबिचुअली अबोर्ड इन बोथ द स्टेट और नाइदर ऑफ देम, पता ही नहीं चल रहा है वो कहां रहता है, हैबिचुअली स्टेट किसी भी कंट्री में नहीं रह रहा है या दोनों में रह रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, ही शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट ओनली ऑफ द स्टेट फॉर विच ही इज अ नेशनल। वो जहां का नेशनल है वहां का आप उसको रेजिडेंट बना दीजिए। लेकिन अगर सर इफ ही इज अ नेशनल ऑफ बोथ द स्टेट और नाइदर ऑफ स्टेट, वो जो नेशनल है वो दोनों ही कंट्री का नहीं है या दोनों ही कंट्री का है, वो जो नेशनल है वो दोनों कंट्री का है या दोनों ही कंट्री का नहीं है, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी ना दोनों स्टेट की, वो आपस में बैठ के और मैप से उसको रिजोल्व करेगी कि चलो भैया तुम रेजिडेंट उस कंट्री को। ये एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन करके, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज एज पर द डीटीडब्ल्यू
और यूएन और ओईसीडी मॉडल दोनों में सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे जब कुछ नहीं लिखा हुआ कि यूएन में ऐसा है ओईसीडी में ऐसा, तो ऐसा मानने का यूएन ओईसीडी दोनों में सेम है ये, ठीक है। देखो सेक्शन रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 नहीं आर्टिकल 4 बोलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू रेजिडेंस। अब एक बात समझना, कोई भी पर्सन है वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट कैसे बनता है वो आप डोमेस्टिक लॉ में चेक करिए। लेकिन सर एक बात बताओ, कोई पर्सन दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन गया तो यू हैव टू फॉलो द टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल क्या बोलता है उसमें? पहला रूल, आप एक काम करिए, पहला रूल सबसे पहला आप देखिए परमानेंट होम कहां है, जहां परमानेंट होम है वो वहां का रेजिडेंट बना दीजिए। दूसरा, परमानेंट होम दोनों जगह है तो आप एक काम करिए, जहां उसका इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर है वहां का रेजिडेंट बनाइए। दूसरा, अब आप चलोगे दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पहला क्या था? परमानेंट होम है वहां का रेजिडेंट, दोनों जगह है तो जहां इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर। अब आप सीधा दूसरे पार्ट में आ गए। मान लो उसका परमानेंट होम कहीं नहीं है, परमानेंट होम कहीं नहीं है, या फिर इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में आप एक काम करिए, उसको उस कंट्री का रेजिडेंट बना दीजिए जहां पे वो आपका हैबिचुअली अबोर्ड करता है। हैबिचुअली अबोर्ड दोनों कंट्री में करता है या कहीं नहीं करता, तो उसके बाद में आप नेशनलिटी बेसिस पे जाइए कि वो नेशनल कौन सी कंट्री का है। अगर वो नेशनल दोनों कंट्री का है या फिर किसी कंट्री का नहीं है, तो उस केस में है ना, उस अगर मान लो वो दोनों ही कंट्री का या किसी कंट्री का नहीं है, तो फिर दोनों कंट्री के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी वो आपस में बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि चलो इसको अब एक काम करते हैं, हम जो है वो रेजिडेंट इस कंट्री का मान लेते हैं। ये तो बात हो गई सर इंडिविजुअल की। लेकिन सर इंडिविजुअल को छोड़ के जो बाकी जितने भी लोग हैं वो रेजिडेंट कहां के बनेंगे? तो इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो रेजिडेंट बनेंगे इन केस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस उनका जो है अगर दोनों के रेजिडेंट है तो उस केस में यहां पे जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। मतलब सीधा ये गले में डाल दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कि तुम डिसाइड करोगे, और वो नॉर्मली पोयम बेसिस पे या प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे डिसाइड करेगी कि यहां पे इसको रेजिडेंट बना दो। तो यहां पे आपका आर्टिकल नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता था? आर्टिकल नंबर 1 ये बोलता है बेसिकली कि भाई किसी भी डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट कौन ले सकते हैं? जो पर्सन किसी एक कंट्री का रेजिडेंट है या दोनों की कंट्री का रेजिडेंट है। सर रेजिडेंट अगर दोनों कंट्री का बन गया तो उस केस में उसको एक कंट्री का रेजिडेंट बनाना पड़ेगा टाई ब्रेकर रूल के हिसाब से। दैट इज द रूल नंबर आपका 4। और रूल नंबर 4 आपका क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है कि भैया आप एक काम करिए, सबसे पहले इंडिविजुअल के बाद में इंडिविजुअल के केस में क्या होगा करके, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा आपको जो देखना है अदर के केस में। तो इंडिविजुअल के केस में क्या होगा? सबसे पहली चीज ये आती है कि इंडिविजुअल के केस में क्या होगा? इंडिविजुअल के केस में टाई ब्रेकर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और टाई ब्रेकर रूल क्या बोलता है? सबसे पहला कि आप देखिए परमानेंट होम कहां है। अब परमानेंट होम दोनों जगह है तो जहां पे इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर है। इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर जो है वो पता ही नहीं चल रहा है, या दोनों जगह होम नहीं है तो हैबिचुअली अबोर्ड। हैबिचुअली अबोर्ड दोनों जगह है या कहीं पे नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कहां का नेशनल है। अगर नेशनल दोनों जगह का है या कहीं का नहीं है तो फिर आप आपस में बैठ के और डिसाइड कर लीजिए। ये इंडिविजुअल के था। और बाकी के लिए आप एक काम करेंगे कि भैया बाकी सब असेसी अगर दोनों जगह के रेजिडेंट बन जाते हैं तो दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठती है और वो आपस में डिसाइड करती है। चलिए, दिस इज द आर्टिकल नंबर आपका 4 हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल नंबर 3 है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, उसको इंक्लूड नहीं किया। आर्टिकल नंबर 2 देखो क्या बोलता है? टैक्सेस कवर्ड। देखो ऐसा लिखा होता है, जितने डीटीडब्ल्यूए बनते हैं ना उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से टैक्सेस कवर करेंगे इस डीटीडब्ल्यूए में। पहला, सबसे पहला टैक्सेस ऑन इनकम होता है या टैक्सेस ऑन कैपिटल होता है? एक बात बताओ, टैक्सेस ऑन इनकम का मतलब होता है इनकम टैक्स, और टैक्सेस ऑन कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ टैक्स। टैक्सेस ऑन कैपिटल मींस कैपिटल गेन नहीं, टैक्सेस ऑन कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ टैक्स। तो ऐसा लिखा होता है कि हम कौन कौन से टैक्सेस है वो इस डीटीडब्ल्यूए में कवर करेंगे। जैसे मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो अग्रीमेंट की बात कर रहा था, यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से टैक्स है वो कवर करना चाहते हैं। यहां पे कौन कौन से टैक्सेस है वो आप कवर करना चाहते हैं। तो यहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया के केस में यहां लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का इनकम टैक्स, जो वहां पे रिसोर्सेज रेंट टैक्स और हो सकता है उस कंट्री में वो वाला। इंडिया में कौन सा? इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज देयर ऑन एंड सर टैक्स इंपोज्ड ऑन चार्जेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज पे कोई अगर सर टैक्स पहले लगता होगा जब वो एग्रीमेंट बना होगा तब करके, ठीक है, तो वो टैक्स भी हम कवर करना चाहते हैं। तो इंडिया का नॉर्मली इनकम टैक्स है वो कवर होता है। पहले वेल्थ टैक्स भी कवर होता था बट वेल्थ टैक्स को फिर उन्होंने हटा दिया था, तो वेल्थ टैक्स है अब डीटीडब्ल्यूए जब जितने भी बनते हैं नॉर्मली उसमें वेल्थ टैक्स कवर नहीं होता, बट डीटीडब्ल्यूए में लिखा होता है कि भाई ये डीटीडब्ल्यूए कौन कौन सी इनकम पे कौन कौन से टैक्सेस को कवर करेगा, तो वो तो लिखना पड़ेगा ना। दैट इज योर आर्टिकल नंबर 2। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम एंड कैपिटल।
The model tax convention apply to taxes on income and capital imposed on behalf of contracting state and its political subdivision and local authority. Political subdivision means state. बहुत बार क्या होता है, स्टेट भी इनकम टैक्स लगाते हैं, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर स्टेट लगा रहा है तो वो कवर होगा या नहीं होगा, अगर कोई लोकल अथॉरिटी लगा रही है वो डायरेक्ट टैक्स कवर होगा या नहीं होगा, वो लिखना पड़ेगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ मैनर इन विच दे आर लेविड, वो कैसे लेते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से टैक्सेस को कवर कराना चाहते हैं। दूसरा, एलिमेंट ऑफ इनकम एंड कैपिटल इंक्लूड, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से टैक्सेस इसमें कवर होते हैं, नॉर्मली किस पे लेते हैं, या तो गेन फॉर एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन भी कवर होता है। टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस सैलरी पेड बाय द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज जो वेजेस सैलरी पे अगर कोई टैक्स है तो वो भी लेते हैं। एज वेल एज द कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब वेल्थ टैक्स, जो वेल्थ टैक्स वगैरह है वो भी यहां पे एलिमेंट में आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट, इट शैल ऑल्सो अप्लाई टू द इंसिडेंटल identical or substantially similar taxes imposed after the date of signing of convention। लास्ट में एक क्लॉज ऐसा डाल देते हैं कि अगर फ्यूचर में भी इसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ या इन प्लेस ऑफ या इन एडिशन टू अगर ऐसा कोई टैक्स आया तो वो भी कवर कर देंगे, ऐसा वो पहले से लिख के रखते हैं। तो क्या होता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा टैक्स लगाया जाए तो वो भी इसमें कवर्ड हो जाए। दिस इज द आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 4। अब अपन चलेंगे आर्टिकल नंबर 5 पे। तो जितने भी DTSS बनते हैं ना, आर्टिकल नंबर 5 इज ऑलवेज टॉक अबाउट द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो जैसे मैं आपको यहां पे अग्रीमेंट की बात करूं, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया अग्रीमेंट हम बार बार देख रहे हैं, तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया अग्रीमेंट में देखिए यहां पे सीधा दे रखा है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, आर्टिकल नंबर 5। और आर्टिकल नंबर 5 में देखिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या आएगा, इन्होंने यहां पे सब चीजें हैं वो सब चीजें दे रखी है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आएगा, ब्रांच आएगा, ऑफिस आएगा, फैक्ट्री आएगा, वर्कशॉप आएगा, माइन आएगा, ये सब चीजें हैं वो इन्होंने दे रखी है कि यहां पे क्या क्या चीजें हैं वो आपकी आएगी करके। ठीक है, तो देखिए, तो वैसे ही हम पढ़ रहे हैं अब आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल नंबर 5 इज रिलेटेड टू पी, कि पी कब बनता है, पी है वो पी कब बनता है। तो देखिए Article number 5(1) state that basic rule of PE and express the primary meaning of the PE। क्या PE का primary meaning क्या है? The definition of PE in Article 5 does not use the qualifying word unless the context otherwise required. It means, as such, the definition need to be followed in all cases unless specifically excluded। अगर मान लो यहाँ पे otherwise नहीं दे रखी है चीजें, तब तक अपन जो 5(1) में दे रखी डेफिनेशन है वो ही लेंगे। तो PE की जो डेफिनेशन 5(1) बोलती है वो 5(1) में ये नहीं बोला हुआ कि भैया ये जो है ये जब तक उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अनलेस, यहां पे इन्होंने क्या बोला, नॉट यूज द क्वालिफाइंग वर्ड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 5(1) तो लगेगी ही लगेगी, 5(1) जो है वो 5(1) तो लगेगी ही लगेगी, जहां पे अगर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो 5(1) है वो 5(1) तो लगेगी ही लगेगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 5(1) को पहले देखते हैं 5(1) में क्या लिखा होता है हर DTSS में। तो 5(1) में नॉर्मली लिखा होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी। अब PE एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, देयर इज अ एंटरप्राइज होना चाहिए। एंटरप्राइज का मतलब कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, इंडिविजुअल बिजनेस करता है वो भी तो एक एंटरप्राइज होता है, एंटरप्राइज होना चाहिए। एंड सच एंटरप्राइज इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है। एंड देयर इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, किसी कंट्री में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एंड सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज एट द डिस्पोजल ऑफ एंटरप्राइज, वो प्लेस उसके डिस्पोजल ऑफ एंटरप्राइज के लिए होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ एंटरप्राइज का मतलब वो प्लेस उसके कंट्रोल में होना चाहिए। यहां डिस्पोजल का मतलब होता है कंट्रोल में होना चाहिए, वो प्लेस उसके कंट्रोल में होना चाहिए। हो सकता है वो प्लेस खुद का हो या रेंटेड हो करके, ठीक है, हो सकता है वो खुद का हो या रेंटेड हो, बट मस्ट बी वन विच द एंटरप्राइज हैज द इफेक्टिव पावर टू यूज। एंटरप्राइज के लिए वो पावर टू यूज में होना चाहिए। And the place of business is fixed, that is it must be established at the distinct place with a certain degree of the permanence। वो certain degree of permanent means permanent nature का आपके पास होना चाहिए, certain degree of permanence होनी चाहिए। यहां पे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि इंडिया में Formula 1 हुई थी, तो जो फॉरेन की Formula 1 कंपनी थी उसके पास इंडिया में सिर्फ ट्रैक था 3 दिन के लिए, वो ट्रैक को भी उन्होंने बोला ये भी PE है करके, ठीक है, ये भी तुम्हारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एंड लास्ट पार्ट, अ बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज इज कैरिड ऑन होली
wholly or partly through his place of business, fixed place of business, and the PE does not exist unless all the aforesaid condition are satisfied. अगर ये condition satisfied होती है तो PE बनेगी. तो PE कब बनती है? देखो यहाँ पे पेपर नंबर 6C में आते हैं, यहाँ DT वाले पार्ट में आपको इतना नहीं आता, लोड नहीं लेना है. 5 मार्क का है वेटेज और वो भी 3 टॉपिक का. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका क्या होता है, PE कब बनता है किसी भी कंट्री में. क्योंकि PE पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंट्री से बिजनेस का इनकम है वो सोर्स कंट्री में टैक्स तभी लग सकता है जब वहां पे PE है. तो PE कब बनता है उसके लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी. पहला एंटरप्राइज होना चाहिए, एंटरप्राइज बिजनेस कर रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो प्लेस उसके पास खुद के पास डिस्पोजल के लिए रहना चाहिए, यूज करने के लिए. उसके बाद फिक्स प्लेस होना चाहिए वो, और उसके बाद वहां से बिजनेस कैरिड ऑन करते हैं. अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब जाके PE बनती है. जब ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो PE बनती है. जैसे फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी एज ए एंटरप्राइज, फॉरेन कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है मान लो इंडिया में, और वो जो एंटरप्राइज के लिए खुला है, जैसे फॉर एन एग्जांपल फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच है. अब वो ब्रांच हो सकता है उसका खुद का ओन हो या रेंटेड हो. आजकल तो पता है वी वर्क वाले स्टेशन आ गए. वी वर्क में क्या होता है, 1 महीने के लिए आप एक कैबिन भाड़े पे ले लो, तो क्या वो भी PE बन सकती है? आंसर इज यस, वो भी PE है, वो बन सकती है करके. ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, यहां पे इन्होंने बोला है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड स्पेसिफिकली, मतलब ये चीजें तो आएगी. और ये 5(2) जो है ये आपकी जो है ना, ये 5(2) जो है ये 5(2) इंक्लूसिव की बात करता है. इसका मतलब ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही PE बनेगी, इसके अलावा कोई PE नहीं बनेगी. कोई भी PE बन सकता है, कुछ भी PE बन सकता है करके. ठीक है, मैं जो एग्जांपल आपको बार बार वो देता हूं फॉर्मूला 1 वाला, कि वो सर्किट जो ट्रैक था ना वो 3 दिन के लिए फॉरेन कंपनी के पास था, उसको PE बना दिया अपने कोर्ट ने बोला ये भी तुम्हारा PE है, ये PE क्यों नहीं, ये भी तो PE है. तो PE कोई भी हो सकता है, यहां पे जस्ट एग्जांपल दे रखे. तो देखिए प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, ब्रांच हो सकती है, ऑफिस हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती है, माइन, ऑयल और गैस वेल हो सकता है, क्वेरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी हो सकता है. एक माइन भी PE बन सकती है, एक ऑयल या गैस वेल है वो भी आपका PE बन सकता है, तेल का कुआं है वो भी PE बन सकता है, वर्कशॉप PE बनता है, फैक्ट्री PE बनता है, ऑफिस PE बनता है, ब्रांच PE बनता है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है ऐसा PE बनता है. ऐसा आर्टिकल नंबर 5(2) में बोला हुआ है. अब एक चीज समझना, आगे क्या दे रखे ये लोग, एज पर OECD मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ये सिर्फ OECD में है. अब बिल्डिंग साइट UN में और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है. A building site or construction or installation project constitute a PE if it is last more than 12 month. अगर मान लो कोई बिल्डिंग साइट है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या कोई इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, वो भी PE बन जाएगा अगर वो 12 महीने से ज्यादा के लिए वहां पे काम चल रहा है, तो वो भी PE की डेफिनेशन में आ जाएगा. एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो फॉरेन का एक कंपनी है, फॉरेन का कंपनी इंडिया में एक टावर बना रहा है मुंबई में. फॉरेन का कंपनी है, ट्रंप वहां की कंस्ट्रक्शन कंपनी है. वो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, इंडिया में मान लो एक टावर बनाती है, इंडिया में एक बड़ा टावर बनाती है, उसमें वो कोई सर्विस वगैरह दे रहे हैं. तो क्वेश्चन ये आता है वो टावर पे वो काम कर रही है तो क्या टावर भी PE बन जाएगा, वो उसका माना जाएगा कि इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? आंसर इज यस, वो माना जाएगा. तो अगर कोई भी बिल्डिंग साइट है, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर कोई भी आपका इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, वो भी आपका PE बन जाएगा अगर उसका ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा के लिए. ठीक है, दूसरी बात यहां पे लेकिन UN मॉडल में इसमें असेंबली और कवर किया है कि नॉट ओनली बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट, इसके अलावा अगर असेंबली या सुपरवाइजरी सर्विस आप देते हो तो वो भी तुम्हारे PE में आ जाएगा. और यहां पे जो टाइम लिमिट है वो UN मॉडल में 6 मंथ का बोला है कि अगर कोई भी बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, असेंबली एंड इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, एज वेल एज द सुपरवाइजरी अगर आप वहां सर्विस दे रहे हो और वो 6 महीने से ज्यादा के लिए है तो वो भी PE में बन जाएगा. तो यहां UN मॉडल अलग बोलता है और OECD मॉडल है वो अलग बोलता है. तो देखिए कन्वेंशन इज वाइडर एज इट कवर assembly or installation project also as well as the supervisory also activity in connection thereto. मतलब ये आप तो इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, असेंबलिंग का काम कर रहे हो, वो है ही है. अगर उसका सुपरविजन कर रहे हो आप, मान लो कोई पर्सन है वो आके सिर्फ सुपरवाइजरी एक्टिविटी कर रहा है इन रिलेशन टू दिस प्रोजेक्ट, तो भी वो PE बन जाएगा अगर वो 6 महीने से ज्यादा के लिए है. तो यहां पे OECD और UN में क्या है, देखो सिमिलर चीजें है. OECD मॉडल बोलता है कि आपका बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है वो
पीई बनेगा अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए है। और उसके बाद में तुम्हारा यूएन मॉडल बोलता है कि ये पीई बनेगा, इसके साथ साथ असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट भी पीई बनेगा, एज वेल एज इसकी कोई सुपरवाइजरी सर्विस दी जा रही है तो वो भी आपके पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर वो 6 महीने से ज्यादा के लिए। उसमें 12 महीने का टाइम था, इसमें 6 महीने का टाइम है। ये मॉडल है करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, यूएन मॉडल एक सर्विस पीई की और बात करता है। ये सिर्फ यूएन मॉडल करता है, ओईसीडी मॉडल नहीं करता। यूएन मॉडल बोलता है, यूएन मॉडल मेक्स अ रेफरेंस टू द सर्विस पीई आल्सो व्हिच इज एब्सेंट इन द ओईसीडी मॉडल। ओईसीडी मॉडल में सर्विस पीई नहीं है, यूएन मॉडल में सर्विस पीई है। ऐसे भी ओपन मोड में देंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, समझने की कोशिश करना। यूएन मॉडल है वो कुछ सर्विस पीई की बात करता है। वो क्या बोलता है, यूएन मॉडल मेक्स अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू द सर्विस पीई विच इज एब्सेंट इन द ओईसीडी मॉडल। ओईसीडी मॉडल में वो नहीं है। यूएन मॉडल रीड इज एज फॉलोज कि अगर फर्निशिंग ऑफ सर्विस, आप कहीं फॉरेन में जाके सर्विस देते हो, इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विस by an enterprise through its employee or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if the activity of that nature continue within contracting state for a period or period aggregating of more than 183 days in the 12-month period commencing or ending in the fiscal year concern। आप ये जो 12 month ending in the and commencing in the fiscal year concern है, उस पार्ट को एक बार छोड़ दीजिए। आप एक बात समझिए, यहाँ पे यूएन मॉडल एक सर्विस पीई की बात करता है। सर्विस पीई क्या होता है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके सिर्फ सर्विस दे रहे हो, वहां पे कोई आपका बिजनेस प्लेस वगैरह नहीं है, सिर्फ आप जाके सर्विस देते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि यूएस का एक कंपनी है और यूएस की कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विस, उसके सिर्फ आदमी आए इंडिया में, और आदमी आने के बाद उसके जो एम्प्लॉय थे वो एम्प्लॉय आए और यहां कंसल्टेंसी सर्विस दी। वो होटल में रहते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस दी। अब यहां पे 12 महीने के पीरियड में अगर 183 डेज वो इंडिया में रहे, उनका जो 12 महीने में 183 डेज है, उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहे तो उस केस में भैया इंडिया में उनका पीई बन जाएगा। तो ये सिर्फ यूएन मॉडल में है कि सर्विस पीई है, वो सर्विस पीई बन जाती है। आप सिर्फ सर्विस देते हो, वहां पे आपका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहां पे कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, ओनली यू आर गिविंग द सर्विस। तो क्या वो भी पीई बन जाएगी? आंसर इज यस, वो भी आपकी पीई बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, इन द एब्सेंस ऑफ सर्विस पीई इन द ओईसीडी मॉडल, ओईसीडी मॉडल में सर्विस पीई की बात ही नहीं की है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, द प्रेजेंस हैज टू बी असर्टेन थ्रू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 5.1। फिर हम 5.1 में देखेंगे कि 5.1 की ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। 5.1 की कंडीशन के हिसाब से जाएंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पीई बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यूएन पीई में यूएन जो मॉडल है उसमें सर्विस पीई की बात की हुई है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके और 183 डेज से ज्यादा 12 महीने में सर्विस देते हो तो आपकी वहां पीई बन जाएगी, सर्विस पीई बोलेंगे। लेकिन ओईसीडी मॉडल में इसकी बात नहीं की हुई, तो ओईसीडी मॉडल में क्या करेंगे, फिर इनके हिसाब से देखेंगे, फिर अपन इनके हिसाब से देखेंगे। चलिए उसके आगे क्या दे रखा है देखिए, एजेंसी पी अंडर ओईसीडी एंड यूएन मॉडल टारगेट द एक्टिविटी डन बाय द डिपेंडेंट एजेंट ऑफ द एंटरप्राइज इन द सोर्स स्टेट। अगर मान लो किसी को एजेंट अपॉइंट किया और वो एजेंट के थ्रू अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या वो भी पीई बनेगा? सिर्फ एक एजेंट है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैंने क्या किया कि मैंने नेपाल में एक एजेंट बना दिया और वो एजेंट वहां पे क्या करता है, लेक्चर और बुक सेल करता है, तो इट इज कॉल्ड एजेंसी पीई। तो क्या ये भी पीई बनेगा? आंसर इज यस, अगर वो डिपेंडेंट एजेंट है तो। अगर वो डिपेंडेंट एजेंट है तो पीई बनेगा, अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो सबके लिए ये काम करता है, तो पीई नहीं बनेगा। बट इफ दैट पर्सन इज अ डिपेंडेंट एजेंट, यस, उस कंट्री में मेरी पीई है, वो बन जाएगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, एजेंसी पीई under OECD and UN model target activity done by the dependent agent of an enterprise in the source state. The recent update expand the definition of dependent agent of PE to include instances when the agent habitually conclude contract. वो जो एजेंट है वो हमारे लिए क्या करता है, हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, या हैबिचुअली प्ले द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रूटीनली कंक्लूडेड विदाउट मटेरियल मॉडिफिकेशन बाय द एंटरप्राइज। तो अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री में आपने एजेंट रखा है, वो एजेंट पूरा आप पे डिपेंडेंट एजेंट है, तो उसको अपन एजेंसी पीई बोलते हैं, वो आपकी पीई बन जाती है। उसके बाद The UN Model Convention has an additional Article 5.6 relating to the insurance business, जो कि OECD में नहीं है। अब एक बात समझना, UN मॉडल ऐसा है जिसमें एक एडिशनल आर्टिकल है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, जो तुम्हारे OECD में नहीं है। अब एक बात समझना, ये क्या बोलता है कि एज पर दिस आर्टिकल, जो सिर्फ यूएन मॉडल में है, कि इंश्योरेंस एंटरप्राइज, जैसे इंडिया का मान लो कोई कंपनी है, इंडिया का कंपनी है LIC करके, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शेल
एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू री इंश्योरेंस को छोड़ के, डीम टू हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इफ इट्स कलेक्ट प्रीमियम इन द टेरिटरी ऑफ दैट अदर स्टेट एंड इंश्योर्स रिस्क सिचुएटेड देयर इन थ्रू अ पर्सन। अब हुआ क्या, एलआईसी इंडिया का कंपनी है और मान लो एलआईसी का नेपाल में क्या है, एजेंट बने हुए हैं। एलआईसी नेपाल में भी इंश्योरेंस सेल करती है, तो नेपाल में एजेंट बने हुए हैं, तो नेपाल में एलआईसी के एजेंट है और वो एजेंट क्या करते हैं, इंश्योरेंस ला के देते हैं। तो ये मान लिया जाएगा कि इंडिया की जो कंपनी एलआईसी है उसका नेपाल में पीई है और ये इंश्योरेंस बिजनेस के केस में लगेगा। ये सिर्फ यूएन मॉडल फॉलो करता है, ओईसीडी मॉडल में ऐसी इसकी कोई बात नहीं हुई है। अब एक और चीज समझना, in the absence of similar article in the OECD model, the PE of insurance enterprise has to be determined in accordance with the provision 5152 of the OECD model। तो फिर OECD मॉडल में तो ऐसा दे ही नहीं रखा कि इंश्योरेंस के केस में वहां PE कब बनेगा कब नहीं बनेगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप नॉर्मल रूल से जाओगे 5152 के हिसाब से, मींस 5152 मतलब इनके हिसाब से जाओगे और इसके हिसाब से अगर वो PE बनता है तो PE बनेगा, अदरवाइज वो PE नहीं बनेगा। उसके बाद में अपन चलते हैं बिजनेस प्रॉफिट कि सर बिजनेस प्रॉफिट कौन से कंट्री में टैक्सेबल होगा। देखो हमें अब अपन जो बात करेंगे ना वो ये बात करेंगे कौन सी इनकम पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी। देखो दो कंट्री होगी, एक रेजिडेंट कंट्री एक सोर्स कंट्री। रेजिडेंट कंट्री वो वाली कंट्री होती है जहां के आप रेजिडेंट हो और सोर्स कंट्री वो वाली कंट्री होती है जहां से आपको इनकम होगी। तो कौन सी कंट्री नॉर्मली कौन से इनकम पे टैक्स लेगी, तो बिजनेस इनकम पे जो टैक्स है ना वो रेजिडेंट कंट्री तो लेगी ही लेगी। देखो रेजिडेंट वाले इसमें जितने भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे हर जगह रेजिडेंट वाली कंट्री का तो सोवरेन राइट है, वो तो टैक्स लेंगे ही लेंगे। सोर्स वाली कंट्री तभी टैक्स लेगी जब वहां पे आपका पीई है। सोर्स वाली कंट्री बिजनेस इनकम पे टैक्स तभी लेगी जब वहां पे आपका पीई है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज कैन ओनली बी टैक्स्ड इन द रेजिडेंट स्टेट। सिर्फ रेजिडेंट स्टेट में टैक्स लगेगा। मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, मुझे नेपाल से बिजनेस का इनकम होता है, इंडिया में टैक्स लगेगा। बट अगर नेपाल में मेरा पी बन गया तो नेपाल में भी टैक्स लगेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ सोर्स स्टेट ऑफ टैक्स बिजनेस प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइज ओनली एग्जिस्ट इफ पी एग्जिस्ट इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। उसकी ज्यूरिसडिक्शन में अगर पी है तो ही वो सोर्स स्टेट टैक्स लेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लेगा। ऐसा अपन बहुत सारी जगह पढ़ चुके हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर फॉरेन का कंपनी है उसका इंडिया में पी है तो पी है तो इंडिया टैक्स लेगा, अदरवाइज उसके बिजनेस इनकम पे हम टैक्स नहीं लेते। आगे क्या दे रखा देखिए, एज पर द अप्रोच अंडर OECD model convention, once a P is proven, the source state can tax only such profit as are attributable to the P। अगर मान लो P बन गई तो P अगर एक बार बन गई तो P से रिलेटेड जितना प्रॉफिट होगा उस पे सोर्स स्टेट टैक्स लेगा, रेसिडेंस भी लेगा। बट रेसिडेंस वाले क्या करेंगे, फिर उसका क्रेडिट दे देंगे। जब दोनों कंट्री में टैक्स लग रहा है तो रेसिडेंस वाले क्या देंगे, क्रेडिट दे देंगे। आगे क्या दे रखा है, द UN मॉडल कन्वेंशन एम्प्लीफाइज this attribution principle by the limited force of attraction rule। now what is the limited force of attraction rule, अभी बताता हूं, रुकिए थोड़ी देर। the FOA, that is force of attraction rule, implies that when a foreign enterprise set up a PE in the state of source, it bring itself within the fiscal jurisdiction of that state, that is the state of source, to such a degree that profit that enterprise derive from source state of source, whether through the PE or not, can be taxed by it। that is called state of source state। तो ये क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो फॉरेन का एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। यूएस का एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला INC। अब एक बात समझना, टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला को इंडिया में टैक्स कब लगेगा, अगर वो सिर्फ गाड़ियां बेचता है। गाड़ियां अपन यहां से बैठे बैठे ऑर्डर कर लेते हैं, टेस्ला से गाड़ी आ जाती है, उनका कोई पी नहीं है तो उनको इंडिया में ऐसे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्या किया टेस्ला ने, मान लो अपनी एक मुंबई में ब्रांच खोल दी। मुंबई ब्रांच खोल दी किसने, टेस्ला ने मुंबई ब्रांच खोल दी। तो मुंबई में ब्रांच खोली तो मैं बोलूं मुंबई में पी है। अब यहां से इन्होंने मान लो इस साल में 500 गाड़ियां बेची और 500 गाड़ी बेचने पे प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का। तो इस 10 करोड़ पे इंडिया में टैक्स लगेगा। बिकॉज इंडिया में क्यों टैक्स लगेगा, क्योंकि उनका पी इंडिया में है। इंडिया में ब्रांच होना इज द पी इन इंडिया, और जब पी इन इंडिया है तो उनको इंडिया में टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। OECD भी यही बोलता है, UN भी यही बोलता है। अब एक और चीज समझना, फर्क कहां पे है, फर्क है एक जिसको बोलते हैं दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल, जिसको FO दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। ये क्या होता है समझने की कोशिश करना। हुआ क्या,
इंडिया से एक बंदा है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बोला कि हमको है ना टेस्ला की 50 गाड़ियां चाहिए, 50 गाड़ियां चाहिए टेस्ला की। ये किसको बोला? इस मुंबई ब्रांच को बोला। और मुंबई ब्रांच को बोला कि हमको रिलायंस ने बोला कि हमको टेस्ला की 50 गाड़ियां चाहिए। इन्होंने इधर से मंगाई और फिर मुंबई ब्रांच ने इसको 50 गाड़ियां दे दी, तो इस पे तो टैक्स लग जाएगा इंडिया में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेस्ला का इंडिया में पी है और पी ने बिजनेस किया तो पी की जो इनकम होगी उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा ना। लेकिन हुआ क्या, रिलायंस ने बोला कि हमको 50 गाड़ियां चाहिए और 50 गाड़ियां चाहिए, तो रिलायंस ने सीधा ये ऑर्डर दिया टेस्ला यूएसए को। टेस्ला की इंडिया में ब्रांच है, बट उन्होंने ब्रांच को ना देके सीधा टेस्ला यूएसए को दिया, सीधा टेस्ला यूएसए को दे दिया। और टेस्ला वालों ने 50 गाड़ियां है, वो 50 कार रिलायंस को यहां पे भेज दी। और ये 50 कार पे जो प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट मान लो 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया, किसने? टेस्ला ने। क्वेश्चन ये आता है, क्या इस पे इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं, जब उनका इंडिया में पी है? ओईसीडी मॉडल बोलता है इस पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, इस पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिजनेस पी के थ्रू नहीं हुआ। जो पी के थ्रू बिजनेस हुआ होता उस पे तुम टैक्स ले लेते यार, चलता। लेकिन आप टेस्ला यूएसए ने डायरेक्ट रिलायंस के साथ कोई डील किया है और उसको जो गुड्स भेजा है उस पे जो प्रॉफिट कमाया उस पे हम इंडिया में टैक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि ये पी के थ्रू नहीं हुआ ना। ये बोलता है ओईसीडी मॉडल। बट यूएन मॉडल बोलता है कि बबुआ ऐसे कैसे, जब दैट इज वो कौन सा रूल लगाते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल लगाते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या बोलता है पता है? कि अगर मान लो जो आपका पी एक्टिविटी कर रहा है वैसा एक्टिविटी हेड ऑफिस ने अगर उस कंट्री के साथ किया तो उस पे भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा। मींस ये 50 गाड़ियां बेचने से जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था ना, इस पे भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा। ऐसा यूएन मॉडल बोलता है, ऐसा यूएन मॉडल बोलता है। यूएन मॉडल बोलता है कि भैया यहां पे जो 50 लाख है उस पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा। मींस दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल, कि आपका जो पी जैसा एक्टिविटी कर रही है, पी जैसा सर्विस दे रही है, वैसा सर्विस अगर हमने दिया डायरेक्टली तो भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा। इसको बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। पेपर नंबर 6C के लिए आप याद रखिए। अगर आप 6C ले रहे हैं, पेपर नंबर 7 के लिए आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। देखिए आगे क्या दे रखा है तो समझने की कोशिश करना। As per the approach under OECD model tax convention, once P is proven, the source state can tax only such profit that are attributable to the P. सिर्फ P के attributable profit है, उस पे source state इंडिया टैक्स ले सकता है। लेकिन UN model convention amplify this attribution principle by limited of force attraction rule also. The FOA rule implies that when a foreign enterprise set up a P in state of source, मतलब टेस्ला की इंडिया में ब्रांच है, it brings itself within the fiscal jurisdiction of that state, that is the state of source, to such a degree that profit that enterprise derive from source state of source, whether through P or not, टेस्ला ने डायरेक्ट P के थ्रू गाड़ियां बिकी या खुद भी बेच दी करके, ठीक है, उस पे भी टैक्स लग जाएगा। ऐसा यूएन मॉडल बोलता है। दैट इज कॉल्ड योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। अब एक और चीज समझना, लास्ट पार्ट, दैट इज आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलता है कि आर्टिकल नंबर 7 नहीं, आर्टिकल नंबर 7, यस आर्टिकल नंबर 7 बिजनेस प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 7 ऑफ यूएन मॉडल कन्वेंशन, if the enterprise carrying on business in the other contracting enterprise through P, the profit of enterprise may be taxed in other state, but only so much of them it is attributable to the, या तो that P ने जितना प्रॉफिट कमाया वो, और state in that सेल्स इन दैट अदर स्टेट ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज ऑफ द सेम और सिमिलर नेचर, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी कैरिड इन दैट अदर स्टेट ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड एज दोज अफेक्टेड थ्रू द पी। तो ये यूएन मॉडल में क्या होता है, यहां पे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल लगता है। तो यहां पे वही वाली बात की है कि आर्टिकल नंबर 7 है जो यूएन मॉडल का, वो ये बोलता है कि पी जो कमाएगा उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर हेड ऑफिस ने वैसा ही कुछ किया जैसा पी कर रही है तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल सिर्फ यूएन मॉडल में दे रखा है, ओईसीडी मॉडल में नहीं दे रखा।
डन, दिस इज द आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 11 दैट इज इंटरेस्ट। सर एक बात बताओ, इंटरेस्ट पे कौन टैक्स लेगा? देखो रेजिडेंट कंट्री हर इनकम पे टैक्स लेगी। आप ये दिमाग में डाल के चलो, रेजिडेंट कंट्री जो है ना, उनको तो एक अलग ही पावर दे रखा है कि वो तो हर जो स्टेट में चाहे हर मतलब हर किसी भी इनकम हो, रेजिडेंट वाली कंट्री तो टैक्स लेगी। सोर्स को कहीं कहीं राइट दे रखा है और सोर्स को लिमिटेड राइट दे रखा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका आर्टिकल नंबर इंटरेस्ट। आर्टिकल नंबर इंटरेस्ट 11 इंटरेस्ट क्या बोलता है? पैराग्राफ 1 ऑफ दिस आर्टिकल प्रोवाइड द राइट ऑफ रेजिडेंट स्टेट टू टैक्स द इंटरेस्ट। रेजिडेंस वाली कंट्री तो लेगी ही लेगी, उनका तो जन्मसिद्ध अधिकार है, सोवरेन राइट है। दूसरा, हाउएवर पैराग्राफ 2 क्लेरिफाई दैट ऑल्सो कंफर्म राइट टू सोर्स स्टेट टू टैक्स इंटरेस्ट। सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स ले सकती है इंटरेस्ट पे, लेकिन कितना लेगी उसकी एक लिमिट देगा, ये उसकी एक लिमिट देगा। जनरली the interest is taxed in the source state at given rate on the gross basis। gross basis पे given state में source state में gross basis पे टैक्स लगता है और कम रेट से टैक्स लगता है, मतलब खर्चे वगैरह अलाउ नहीं होते, gross basis पे टैक्स लगता है। जैसे 115A पढ़ा था, इंडिया में इंटरेस्ट पे 5% टैक्स लगता है, 20% टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो एक फिक्स रेट थी और वो gross basis टैक्सेशन होता था। However, if the beneficial owner of interest is a resident of other contracting state, the tax so charged cannot exceed the specified percentage of gross amount of interest. The OECD model specify the percentage as 10%, but UN model leaves this percentage to the established through the bilateral negotiation। तो इन्होंने क्या बोला देखिए, अगर इंटरेस्ट की इनकम होती है, एक पर्सन रेजिडेंट एक कंट्री का है, इंटरेस्ट दूसरी कंट्री से मिलता है, तो रेजिडेंट वाली कंट्री तो टैक्स लेगी ही लेगी। सोर्स वाली कंट्री है वो टैक्स ले सकती है, बट कितना ले सकती है उसकी लिमिट डाल रखी है। ओईसीडी मॉडल बोलता है कि भैया मैक्सिमम टैक्स ले सकती है वो 10% ले सकती है, और यूएन मॉडल बोलता है कि आप खुद डिसाइड कर दो। उन्होंने डैश डाल के दे दिया कि आप दोनों खुद डिसाइड कर लो ना कि कितना टैक्स लेना है करके। सोर्स वाली स्टेट कितना टैक्स लेगी वो खुद डिसाइड कर दो। ओईसीडी ने बोला, ओईसीडी मॉडल में लिखा हुआ है मैक्सिमम 10%, और यूएन मॉडल में डैश डैश दे रखा है, डैश डैश दे रखा है। आप डिसाइड कर लो दोनों कंट्री मिलके कि कितना कौन टैक्स लेगा। हम मॉडल पढ़ रहे हैं, मॉडल में तो क्या होता है दे रखा होता है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ओईसीडी मॉडल बोलता है, यूएन मॉडल दोनों चीजें सेम बोलते हैं कि भैया रेजिडेंट वाली कंट्री टैक्स लेगी, सोर्स वाली कंट्री टैक्स लेगी, बट सोर्स वाली कंट्री लिमिटेड टैक्स लेगी। कितना लेगी इंटरेस्ट पे पता है? ओईसीडी ने बोला मैक्सिमम 10 और यूएन बोलता है आप डिसाइड कर लो। और हम इंडिया के जो अरेंजमेंट बनाते हैं, अग्रीमेंट बनाते हो, तो इंडिया वाले इसमें डिसाइड करते हैं कि कितना टैक्स लेना है। तो आप किसी भी कंट्री के साथ जो 11वां आर्टिकल पढ़ोगे, जो 11वां आर्टिकल पढ़ोगे, जैसे 10वां डिविडेंड है, उसके बाद आप 11वां आर्टिकल पढ़ोगे तो वो देखो इंटरेस्ट की बात करता है। अब जैसे मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? यूएन मॉडल फॉलो करते हैं। तो यूएन मॉडल में देखिए हमने कुछ लिमिट डाली होगी। हमने क्या लिमिट डाली है? पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया अग्रीमेंट बात कर रहा हूं। Such interest may also be taxed in the contracting state in which it's arise। in which it's arise मतलब जहां सोर्स हो रहा है वहां पे भी टैक्स लग सकता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट स्टेट, बट द टैक्स सो चार्ज शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द ग्रॉस बेसिस। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो DTAA को जब हम एग्जांपल लेके जो बात कर रहे हैं, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया का DTAA, इसमें लिखा हुआ है कि रेजिडेंट स्टेट तो लेगा ही लेगा, उसका तो सोवरेन राइट है। सोर्स स्टेट ले सकता है, बट सोर्स स्टेट मैक्सिमम कितना लेगा? 15। ऐसा इंडिया ऑस्ट्रेलिया DTAA में बोला हुआ है। अब हर DTAA में अलग अलग बोला हुआ है। हो सकता है मॉरिशस वाले में अपने यहाँ पे 5% डाला हो सकता है आप दूसरे बहुत सारे 100 DTAA आप अगर देखोगे तो हर DTAA में अलग अलग लिमिट्स होती है। तो यहाँ पे मॉडल की बात कर रहे हैं, मॉडल क्या बोलते हैं? तो देखिए अपन मॉडल की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट। मॉडल क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 11 इज अबाउट इंटरेस्ट। तो ये बोलता है कि भैया इंटरेस्ट पे जो टैक्स है ना वो कौन सी कंट्री लेगी? रेजिडेंट तो लेगी ही लेगी, सोर्स ले सकती है। ओईसीडी मॉडल बोलता है मैक्सिमम 10%, यूएन मॉडल बोलता है डैश। आप डिसाइड करो, जैसे इंडिया ने डिसाइड किया 15 ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे। अब एक बात समझना, नेक्स्ट पार्ट। इट मे बी नोटेड दैट the definition of interest in both the model, that is OECD and UN model, is similar। क्या इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन दे रखा है, दोनों में सिमिलर है, बट कुछ कुछ फर्क भी है। क्या लिखा हुआ है? It may be noted that the definition of interest in the both the model OECD UN model is similar in that it essential means income from the debt claim of every kind।
whether or not secure by mortgage or whether or not carrying right to participate in the debtor's profit। मीन्स यहाँ पे अगर आपके प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी का राइट है या नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका बहुत बार क्या होता है, डेटर्स प्रॉफिट, मतलब ये वर्ड यूज होता है डेटर्स प्रॉफिट, मीन्स आपको कुछ प्रॉफिट में हिस्सा है या नहीं। अगर आपका कोई डेट क्लेम है तो डेट क्लेम इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट करके। इन अ पर्टिकुलर income from government security, income from bonds or debenture including premium and prices attached to such security, bonds and debenture है, वो भी तुम्हारे इंटरेस्ट क्लेम में आएंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी इंटरेस्ट माना जाता है। पेनल्टी चार्जेस फॉर द लेट पेमेंट आर नॉट रिगार्डेड एज इंटरेस्ट। अगर लेट पेमेंट किया उसका पेनल्टी लगा, वो इंटरेस्ट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। बट एक बात बताओ, हम थोड़ी कोई आर्टिकल एज इट इज फॉलो करते हैं, हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर्टिकल देखोगे तो उसमें डेफिनेशन कुछ और ही दी होगी इंटरेस्ट की, तो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 12। और आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है समझने की कोशिश करता हूं। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स the right of contracting state to tax income from royalty। the key difference between the two model are as follows। सर क्वेश्चन ये आता है रॉयल्टी पे टैक्स कौन सी कंट्री लेगी। अब एक बात समझना, यहां बड़ा भारी डिफरेंस है। बड़ा भारी मतलब कैसे? रॉयल्टी के केस में इन्होंने बोला ओईसीडी मॉडल बोलता है। ओईसीडी मॉडल जो डेवलप्ड कंट्री फॉलो करती है, उन्होंने अपना राज है, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। ओईसीडी मॉडल बोलता है कि रॉयल्टी पे टैक्स जो है वो सिर्फ रेजिडेंट वाला स्टेट लेगा, सोर्स वाला स्टेट बिल्कुल नहीं लेगा। सोर्स वाले स्टेट को हम हाथ लगाने नहीं देंगे रॉयल्टी की इनकम पे, सिर्फ रेजिडेंट वाले ही टैक्स लेंगे। ये किस में बोला हुआ? ओईसीडी में। लेकिन यूएन में क्या बोला है? यूएन बोलता है कि नहीं, सोर्स वाले स्टेट को भी राइट दे देते हैं, सोर्स वाला स्टेट भी ले सकता है, बट वो लिमिटेड लेगा ग्रॉस बेसिस पे। वो उन्होंने डैश दे दिया कि आप डिसाइड कर लो कि सोर्स वाले स्टेट को कितना राइट देना है रॉयल्टी पे टैक्स लेने का। बाकी रेजिडेंट वाला स्टेट तो लेगा ही लेगा, रेजिडेंट वाला स्टेट तो रॉयल्टी पे लेगा ही लेगा। सोर्स वाले स्टेट को एक लिमिट डाल दो और लिमिट में बता दो कि कितना सोर्स वाले स्टेट को लेना है। अब जैसे इंडिया, आप ऑस्ट्रेलिया डीटीडब्ल्यू देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि भाई रेजिडेंट वाला कितना लेगा, सोर्स वाला लेगा भी या नहीं लेगा, और सोर्स वाला लेगा तो कितना लेगा। नॉर्मली हम यूएन मॉडल फॉलो करते हैं तो हम सोर्स वाले को थोड़ा राइट देते हैं कि सोर्स वाले को थोड़ा तो राइट दे दो। इसीलिए आपको 115A पढ़ाया था। रॉयल्टी एफटीएस इंडिया में पी नहीं है, तो रॉयल्टी एफटीएस जब इंडिया में पी नहीं है तो उस पर टैक्स जो लगता था वो सिर्फ 10% लेते थे हम 115A में। वो 10% क्यों लिया है? क्योंकि बहुत सारे डीटीडब्ल्यू में भी हमने यही लिखा है, बहुत सारे डीटीडब्ल्यू जो इंडिया के हैं उसमें भी यही लिखा है कि 10% टैक्स लेंगे, इसलिए हमने वहां पे जो रेट है वो 10% डाल रखी है 115A में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, अपन पढ़ते हैं पॉइंट समझना। एज पर ओईसीडी मॉडल, रॉयल्टी अराइजिंग इन सोर्स स्टेट एंड बेनिफिशियली ओन बाय रेजिडेंट ऑफ रेजिडेंट स्टेट आर टैक्सेबल ओनली 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 इन द रेजिडेंट स्टेट। सिर्फ रेजिडेंट स्टेट टैक्स लेगा। उनके मतलब क्या बोल सकते हैं, उनका राज है, डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री बोलती है हमारे इंटेंजिबल्स यूज हो रहे हैं, हमारा पेटेंट नो का सब सिर्फ हम टैक्स लेंगे। जहां यूज हो रहा है सोर्स कंट्री से कोई मतलब नहीं, रॉयल्टी पे टैक्स सिर्फ हम लेंगे। However, the UN model provides that royalty may be taxed in the residence state, residence state में तो होगी ही, बट यहां पे सोर्स स्टेट में भी लेने का राइट देंगे। देखिए हेंस द यूएन मॉडल, वहां पे तो देखो ओईसीडी में तो बोला हुआ ओनली रेजिडेंट स्टेट, और यहां पे बोला है मे इन द रेजिडेंट स्टेट, मतलब रेजिडेंट स्टेट में तो लगेगा ही लगेगा, सोर्स को भी राइट दे रहे। तो देखिए हेंस यूएन मॉडल departs from the principle of exclusive right to tax provided to the source state, residence state in OECD model. Thus, under UN model, the source state may also tax royalty. However, if beneficial owner is a resident of resident state, the tax charged by the source state cannot exceed the specified percentage of the gross amount of royalty. This specified percentage is to be established through the bilateral negotiation. वो bilateral negotiation करके आप बता दीजिए। अब रॉयल्टी में क्या क्या आएगा तो देखिए, The definition of royalty under OECD model does not include the following। अब यहां पे OECD मॉडल में ये चीजें नहीं आएगी। क्या क्या? रेंटल ऑफ फिल्म एंड टेप्स यूज फॉर द रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। अगर रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए कोई भी अगर फिल्म्स वगैरह है उसका रेंटल इनकम है वो नहीं आएगा रॉयल्टी में, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। और इक्विपमेंट रेंटल लाइक रेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं आएंगे, ऐसा देखो ओईसीडी मॉडल में बोला हुआ है। हमारा जो डीटी है, जो इनकम टैक्स है, सेक्शन 9 है, वो तो बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट है उसका जो इनकम आता है वो रॉयल्टी में आता है, बट यहाँ डीटीडब्ल्यू में हो सकता है ना अलग अलग चीजें दे रखी हो करके। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसकी बात करूं,
अपन जब इसकी बात करते हैं अपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया DTAA, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया DTAA में आप जब रॉयल्टी की बात करोगे तो रॉयल्टी में देखिए इसमें ऐसे इन्होंने लिखा होगा कि हम एक काम करेंगे, ये रॉयल्टी किसको बोलेंगे, कौन कितना टैक्स लेगा, वो सब दे रखा है, वो सब दे रखा है। एक बात बताऊं, यहाँ पे इंडिया के साथ में टोटल 120 अग्रीमेंट है और आपके सिलेबस में एक भी नहीं है, आपके सिलेबस पे एक भी नहीं है। इवन इन द पेपर नंबर 6C एक भी अग्रीमेंट की बात नहीं होती वहां पे कि इंडिया का किस अग्रीमेंट के साथ, किस कंट्री के साथ क्या है, उससे लेना देना ही नहीं है। पेपर नंबर 6C में भी वो नहीं है, यहाँ पे नहीं, पेपर नंबर 6C में भी वो आपका नहीं है। ठीक है, चलिए, तो रॉयल्टी में आपको क्या समझ में आया? रॉयल्टी में आपको यह समझ में आया कि भैया रॉयल्टी में OECD मॉडल तो बोलता है कि एक्सक्लूसिव राइट रेजिडेंट कंट्री के पास है, लेकिन तुम्हारा UN मॉडल बोलता है रेजिडेंट कंट्री तो लेगी, सोर्स कंट्री भी लेगी, बट सोर्स कंट्री एक लिमिटेड लेगी, उसकी परसेंटेज आपस में बैठ के डिसाइड कर दो। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया आप DTAA देखोगे तो वहां पे 2 परसेंटेज है, एक जगह 20 है, एक जगह 15 है, वैसे सब उन्होंने कर रखा है, वो अपने को मतलब नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। चलिए, अब उसके बाद टेक्निकल सर्विस। ये जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है ना, ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ये वाला आर्टिकल सिर्फ एंड सिर्फ UN मॉडल में है, OECD में है ही नहीं, OECD मॉडल में है ही नहीं। OECD मॉडल जो है वो रॉयल्टी FTS को एक जैसा ही मानता है, वो क्या करता है, रॉयल्टी FTS को एक जैसा ही मानता है, बट UN मॉडल जो है उसमें बेटा आर्टिकल नंबर 12A है, दैट इज द फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का DTAA है उसमें हमने आर्टिकल 12A बनाया है या नहीं? नहीं बनाया। देखिए आप सीधा हमने क्या किया, आर्टिकल नंबर 12 था, 12 रॉयल्टी से रिलेटेड था, हमने FTS के बारे में बात ही नहीं की है, FTS के बारे में बात ही नहीं की। बट आप अगर देखोगे इंडिया के बहुत सारे ऐसे अग्रीमेंट है जिसमें हम FTS के बारे में भी डालते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, FTS वाला आर्टिकल क्या करता है, सेम रॉयल्टी जैसा ट्रीटमेंट। देखो OECD मॉडल में तो है ही नहीं, UN मॉडल में है, तो UN मॉडल किसको राइट देता है, दोनों को देता है कि रेजिडेंट वाली कंट्री लो, सोर्स वाली कंट्री छोटा मोटा टैक्स ले लो करके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, in its 2017 update, the UN model has inserted a specific article pertaining to the fees for technical service. There is no specific reference to FTS in the OECD model. OECD model में FTS के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। Paragraph 1 of 12A provides that FTS may be taxed in the residence state में तो लगेगा ही, but does not provide that FTS is exclusively taxed in the residence state। ऐसा नहीं बोला हुआ, सोर्स स्टेट भी टैक्स ले सकती है, बट सोर्स स्टेट एक लिमिटेड टैक्स लेगी। और आप एक काम करिए, आपस में बैठ के डिसाइड कर दीजिए कि सोर्स स्टेट को FTS पे कितना टैक्स देना है। तो देखिए पैराग्राफ 2 एस्टेब्लिश दैट राइट ऑफ country in which FTS arise to the tax in accordance with its domestic law, subject to the limitation of maximum rate of tax. If the beneficial owner is a resident of other contracting state, the maximum rate of tax is to be established through the bilateral negotiation। से आप क्या करिए, डिसाइड करिए। तो एक बात समझना, अभी तक जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ा है उसको मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं ना कि हमने क्या क्या पढ़ा करके, ठीक है, जिससे अगर आपको एग्जाम में 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रहे, और अगर आप पेपर 6C प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान रहे। तो देखिए मैंने आपको बताया मॉडल टैक्स कन्वेंशन पेपर नंबर 6, सॉरी टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 6 में मॉडल टैक्स कन्वेंशन 3 मॉडल है। 3 मॉडल कौन कौन से हैं, एक तुम्हारा OECD मॉडल, एक तुम्हारा UN मॉडल, एक तुम्हारा US मॉडल। US मॉडल सिर्फ US वाले फॉलो करते हैं, ठीक है। एक होता है OECD कौन फॉलो करता है, नॉर्मली डेवलप्ड कंट्री के बीच में जो अग्रीमेंट होता है, डेवलप्ड कंट्री के बीच में, वो OECD फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा जोर दे रखा है रेजिडेंस वालों के कि रेजिडेंट कंट्री को ज्यादा टैक्स दो। लेकिन UN मॉडल जो है, UN कंट्रियां कौन सी होती है नॉर्मली, जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, अगर डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में या डेवलपिंग के बीच में अरेंजमेंट होते हैं तो उसमें नॉर्मली UN मॉडल फॉलो करते हैं। UN मॉडल क्या करता है, एक राइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि चलो सोर्स कंट्री को भी राइट दो और रेजिडेंट कंट्री को भी दो करके। जैसे अभी मैं रॉयल्टी की बात कर रहा था, FTS की बात कर रहा था, UN मॉडल बोलता है कि भैया रॉयल्टी FTS पे सोर्स कंट्री भी टैक्स लेगी, कुछ लिमिटेड लेगी बट लेगी करके। वैसे ही अब अपन क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल कितने हैं, तो मैं बता दूं टोटल जो है वो टोटल आपके 7 चैप्टर है OECD एज वेल एज द आपका UN में। अगर मैं OECD की बात करूं तो टोटल 32 आर्टिकल है, UN में आपके 31 आर्टिकल है और US में टोटल 30 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल पर्सन कवर की बात करता है और ये बोलता है कि भैया आप अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के, मींस दोनों कंट्री के या किसी एक कंट्री के रेजिडेंट हो तो ही आप पे वो DTAA लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लेकिन सर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा, तो रेसिडेंशियल स्टेटस आप अपने डोमेस्टिक लॉ से निकालिए।
लेकिन अगर आप दोनों कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हैं तो आपको टाई ब्रेकर रूल से किसी एक कंट्री का हम रेजिडेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने टाई ब्रेकर रूल दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, इंडिविजुअल के केस में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल के केस में क्या होता है कि सबसे पहले परमानेंट होम किधर है, क्वेश्चन या एग्जाम में बन सकता है, बिकॉज यहां से बन सकता है, बाकी कोई ऐसा तरीका है नहीं कहीं से कि और कोई क्वेश्चन बन सकता है, बट ये क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना कि टाई ब्रेकर रूल, और आ चुका है एग्जाम में 4 बार, 4 मार्क का आ चुका है, पेपर नंबर 7 की बात कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहला इंडिविजुअल के केस में जहां आपका परमानेंट होम है, अगर परमानेंट होम दोनों जगह है तो आपको देखना पड़ेगा इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप कहां पे क्लोजर है करके, ठीक है। अगर आपका इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप कहां क्लोजर है ये पता नहीं चल रहा है, या परमानेंट होम कहीं पे भी नहीं है, तो हैबिचुअली अबोर्ड पे जाएंगे। हैबिचुअली अबोर्ड दोनों कंट्री में है या कहीं पे नहीं है, तो आप नेशनल देखेंगे, नेशनल कहां का है, नेशनल दोनों कंट्री का है, कहीं का नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर से डिसाइड होगा। उसके बाद में सर अदर पर्सन के केस में क्या करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर से डिसाइड करेंगे। मींस दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की जो कंट्री है वो बैठेगी और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी। आर्टिकल नंबर 5 ऑफ पी की बात करता है। अब एक बात समझना, आर्टिकल नंबर 5 का पॉइंट नंबर, आर्टिकल नंबर 5 का 5.1 ये बोलता है करके, ठीक है, पैराग्राफ 5.1 जो फर्स्ट पैरा है वो ये बोलता है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कब बनेगा, अगर कोई एंटरप्राइज होनी चाहिए जो बिजनेस करती है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो प्लेस ऑफ बिजनेस उसके पास में अवेलेबल होना चाहिए, वो हो सकता है रेंटेड है, ओन है, और वो फिक्स प्लेस होना चाहिए, वहां से बिजनेस कैरिड ऑन होता है। तो ये सब आपका पीई की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 5.2 जो है, 5.2 मतलब पैरा उसका 2 है, वो यहां पे डिफाइन करता है कि क्या क्या आ सकता है। तो जैसे प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, माइन है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो कहीं पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग साइट है, क्या वो भी पीई बन जाएगा? आंसर इज यस। यहां पे ओईसीडी मॉडल बोलता है कि आंसर इज बन जाएगा अगर 12 महीने से ज्यादा वहां काम हो रहा है तो, ठीक है। जो तुम्हारा 12 मंथ है वो 12 मंथ से ज्यादा अगर वहां पे काम हो रहा है तो वो भी आपका पीई बन जाएगा। लेकिन यहां पे यूएन मॉडल बोलता है कि यहां पे यूएन मॉडल एक तो असेंबली और इंस्टॉलेशन को और ऐड करता है और बोलता है इसकी अगर सुपरवाइजरी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो भी आपका पीई बन जाएगा अगर 6 महीने या उससे ज्यादा का पीरियड है। तो यहां 6 महीने का पीरियड है, ओईसीडी में आपका 12 महीने का पीरियड है। उसके बाद सर क्वेश्चन ये आता है कि सर सर्विस पीई बन सकती है क्या? अगर कोई पर्सनल से आपके एम्प्लॉइज वगैरह सिर्फ फॉरेन कंट्री में जाके सर्विस देके आ रहे हैं, तो क्या सर्विस देके आ रहे हैं, क्या वो भी पीई बन सकता है? उसमें उन्होंने क्या बोला, यूएन मॉडल में ये आर्टिकल है, ओईसीडी में तो इसके बारे में जिक्र ही नहीं है। यूएन बोलता है कि यस, अगर 12 महीने के अंदर अंदर वो 183 डेज या उससे ज्यादा दूसरी कंट्री में रहते हैं और वहां पे अगर मान लो सर्विस देके आते हैं तो उस केस में वहां पे वो पीई बन जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया एक इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेटेड, इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड यूएन मॉडल में एक आर्टिकल है कि अगर मान लो कोई कंपनी है, उसके एजेंट दूसरी कंट्री में और वहां पे जो एजेंट है वो इंश्योरेंस बिजनेस लाते हैं, तो उस केस में जहां एजेंट है वहां पे आपका पीई बन जाएगा। दैट इज रिलेटेड टू योर आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 7 जो है वो पीई बन जाएगा। एक और चीज यहां पे बोली थी एजेंसी पीई। अगर मान लो किसी भी कंट्री में आपका डिपेंडेंट एजेंट है जो आप पे डिपेंड करता है, मींस आपका पूरा कंट्रोल है उस पे, डिपेंडेंट एजेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो भी आपका पीई बन जाएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 इज रिलेटेड टू द बिजनेस प्रॉफिट। सर क्वेश्चन ये आता है बिजनेस प्रॉफिट पे कौन सी कंट्री टैक्स लेती है? रेजिडेंट कंट्री। देखो ये अब मैं है ना, ये आर्टिकल नंबर 5 से इनकम की बात होती है कि कौन सी इनकम पे कौन टैक्स लेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं, आपकी बात कर रहे हैं बिजनेस प्रॉफिट, तो बिजनेस प्रॉफिट पे टैक्स है वो रेजिडेंट वाली कंट्री। सोर्स वाली कंट्री तभी टैक्स लेती है जब सोर्स वाली कंट्री में आपका क्या है, पीई है। क्या है? पीई है। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि ओईसीडी मॉडल जो है वो ये बोलता है कि पीई जो काम कर रही है उसका जो प्रॉफिट है सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा बस इंडिया में। लेकिन अगर मान लो यूएन मॉडल ये बोलता है कि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल भी काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल किसको बोलेंगे कि अगर मान लो जो पीई जैसा काम कर रही है वैसा ही काम अगर एचओ ने किया, पीई जैसा काम कर रही है वैसा ही काम अगर एचओ ने किया तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। एग्जांपल इस टेस्ला और रिलायंस का मैंने आपको बताया था। उसके बाद सर इंटरेस्ट पे टैक्स कौन सी कंट्री लेगी? तो इंटरेस्ट पे टैक्स देखो रेजिडेंट कंट्री लेती है, दोनों मॉडल यही बोलते हैं रेजिडेंट कंट्री लेती है, लेकिन सोर्स वाली कंट्री भी ले सकती है। लेकिन सोर्स वाली कंट्री के लिए एक लिमिट होगी कि ग्रॉस बेसिस पे टैक्स लेंगे और इससे ज्यादा नहीं लेंगे। ओईसीडी मॉडल ने लिमिट दे रखी है 10% से ज्यादा नहीं, और यूएन मॉडल ने डैश देता है कि आप आपस में मिलकर बैठ के डिसाइड करिए करके, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 12 है रॉयल्टी। रॉयल्टी पे देखो ओईसीडी मॉडल तो बोलता है कि हमारा राज है, हम सिर्फ जो है सिर्फ ओनली रेजिडेंट वाली कंट्री है वही टैक्स लेगी, सोर्स वाली कंट्री रॉयल्टी पे टैक्स लेगी नहीं। बट यूएन मॉडल बोलता है कि सोर्स वाली कंट्री भी ले सकती है, उसके लिए लिमिट आप आपस में बैठ के डिसाइड कर लीजिए। और उसके बाद फीस फॉर टेक्निकल सर्विस 12A नंबर जो आर्टिकल है वो सिर्फ यूएन मॉडल में है, ओईसीडी मॉडल में तो है ही नहीं। और ये मॉडल जो है वो ये बोलता है कि भैया रेजिडेंट वाली कंट्री है वो टैक्स लेगी, सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स लेगी, लेकिन लिमिट आप डिसाइड कर लीजिए कि एफटीएस पे कितना टैक्स लेना है। अब कैपिटल गेन पे टैक्स कौन लेगा? तो देखो कैपिटल गेन पे टैक्स वो कंट्री लेती है जहां का ट्रांसफरर रेजिडेंट है। ट्रांसफरर जो है, ये दोनों जो मॉडल है उसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफरर जिस कंट्री का रेजिडेंट है वो वाली कंट्री टैक्स लेती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
This is the most common used article. It provides for the taxation of income arising from transfer of capital asset, including transfer of shares and all. The right of tax on income from capital gain may be exclusively with the residence state or shared between the resident and source state. Normally ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रेजिडेंट वाली कंट्री लेगी, मतलब जहां का एलिनेटर रेजिडेंट है, एलिनेटर मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर कहां का रेजिडेंट है वो कंट्री टैक्स लेती है, लेकिन कभी कभी सोर्स कंट्री के साथ में शेयर भी होता है। अब एक चीज समझना, दिस आर्टिकल डज नॉट स्पेसिफाई द कैपिटल गेन हाउ टू कंप्यूट, मतलब कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे वो नहीं दे रखा आर्टिकल में, वो दे रखा आप डोमेस्टिक लॉ में निकालिए। हम तो सिर्फ ये बताते हैं किस पे कौन टैक्स लेगा, आप अपने डोमेस्टिक लॉ में आप निकालिए कि कैपिटल गेन कैसे है क्या है, वो आप डोमेस्टिक लॉ में निकालिए। अब एक बात समझना, दिस आर्टिकल कंटेन अ रूल फॉर टैक्सेशन ऑन गेन फ्रॉम द मेड इन द एलिनेशन ऑफ डिफरेंट असेट्स सच एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें दे रखा है कि लाइक द आर्टिकल कंटेन रूल्स फॉर द टैक्सेशन ऑफ गेन मेड फ्रॉम एलिनेशन मींस आपका ट्रांसफर ऑफ द डिफरेंट असेट्स सच एज मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पी, शिप्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। कि अगर पी की असेट बेची तो क्या होगा, शिप अगर बेच दी तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट बेचा तो क्या होगा, तो वो उन्होंने उस आर्टिकल्स में चीजें दे रखी है जो अपने लिए यहां पे रिलेवेंट नहीं है। इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, अगर मान लो शेयर्स बेचे, बोथ मॉडल हैव बीन अपडेटेड एंड आर आइडेंटिकल। Right are confirmed to the source state if more than 50% of the value of share during the preceding 365 days is derived from immovable property in such source state। ये वोडाफोन जैसी बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी कंपनी का शेयर बिका, तो नॉर्मली तो जब भी शेयर बिकेगा तो यहां पे टैक्स कौन सी कंट्री में लगता है, जहां का ट्रांसफर रेजिडेंट है। लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री में असेट है और उससे उस शेयर की वैल्यू डिराइव्ड होती है, जो 50% और मोर है, वो वैल्यू मोर देन 50% वैल्यू डिराइव्ड होती है किसी दूसरी कंट्री की इमूवेबल प्रॉपर्टी से। यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ बोला हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिराइव्ड होती है तो उस कंट्री में भी टैक्स लग जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यूके का कंपनी है करके, ठीक है, यूके का कंपनी है और उसने क्या किया, मान लो मॉरिशस की कंपनी के शेयर बेचे, और मॉरिशस की कंपनी के शेयर बेचे, बट मॉरिशस की कंपनी के शेयर है वो अपनी वैल्यू जो डिराइव कर रहे हैं वो मान लो इंडियन असेट से कर रहे हैं, इंडिया में उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इंडिया में भी टैक्स लग सकता है करके, ठीक है, जो इंडिया है वो इंडिया में भी टैक्स लग सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार वापस पढ़ेंगे, दिस आर्टिकल कंटेन रूल सो एंड सो, शिप पे, एयरक्राफ्ट पे, पी पे कैसे लगेगा वो दे रखा है। इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर बोथ द मॉडल हैव बीन अपडेटेड एंड आर आइडेंटिकल, राइट आर कंफर्म टू द सोर्स रूल स्टेट ऑल्सो, सोर्स स्टेट को भी मिलेगा टैक्स। If more than 50% of the value of share during the preceding 365 days, लास्ट के 365 डेज में जो शेयर्स की वैल्यू है वो 50% से ज्यादा डिराइव होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दैट सोर्स स्टेट, तो उस केस में सोर्स स्टेट को भी टैक्स मिल जाएगा। अब एक बात समझना, ये इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस, ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल जो इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस है, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस मतलब सर्विस वाला पीई करके, ठीक है, ये आर्टिकल सिर्फ यूएन मॉडल में है, ओईसीडी मॉडल में नहीं है। तो आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई टीचर्स है फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाता है तो टीचर्स वगैरह पे कैसे क्या होगा, तो वो आपके इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस में जाता है। तो देखो सर्विस पी जो बनता है वो किस में था, सिर्फ एंड सिर्फ यूएन मॉडल में था। ऐसे ही ये इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस है, ये भी सिर्फ यूएन मॉडल में ही है, ओईसीडी मॉडल में नहीं है। तो आप बोलोगे फिर ओईसीडी मॉडल में किसके हिसाब से देखेंगे, फिर ओईसीडी मॉडल में आप फिर बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से देखोगे, आर्टिकल नंबर आप 7 में जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 इज ओनली प्रेजेंट नाउ इन द यूएन मॉडल, सिर्फ यूएन मॉडल में है कि भाई आप अगर कहीं पे जाके प्रोफेशनल सर्विस वगैरह देते हो किसी दूसरी कंट्री में, तो टैक्स कौन सी कंट्री लेगी, उसको लेके। तो देखिए इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द ओईसीडी। The effect of deletion of Article 14 in that income derived from professional services is now deal with the business profit। तो फिर क्या होगा, OECD में आप क्या देखो, फिर बिजनेस प्रॉफिट देखोगे कि भैया वो आर्टिकल वहां पी बनता है या नहीं, तो उस हिसाब से टैक्सेबल होगा, 7 के हिसाब से जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा। बट यूएन मॉडल में अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14, दैट इज द इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। अब एक चीज समझना, द आर्टिकल डील विद द टैक्सेशन ऑफ इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन फॉर अ प्रोफेशनल और स्पेसिफाइड सर्विस विच आर ऑफर्ड इन द सोर्स स्टेट थ्रू सम प्रेजेंस, मींस वहां जाके वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता है और वो सर्विस देता है। दिस आर्टिकल इज इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस इन यूएन मॉडल स्टेट एज अंडर। यूएन मॉडल का ये आर्टिकल क्या बोलता है, सबसे पहला कि इनकम डिराइव्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मान लो मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं
इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस या अदर एक्टिविटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शैल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट स्टेट, मतलब सिर्फ इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। मैं इंडिया का टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भले फॉरेन जाके पढ़ा के आता हूं तो भी मेरा इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन कब फॉरेन में हो सकता है? जब वहां मेरा फिक्स बेस बन जाएगा, जब मेरा वहां पीई बन जाएगा। और पीई कौन सा? ये सर्विस पीई की बात करेगा। ये सर्विस पीई की बात करेगा कि अगर मान लो मैंने 12 महीने में 183 डेज वहां पढ़ाया, 183 डेज वहां रहा, क्योंकि सर्विस पीई बनाते थे, वो यूएन मॉडल में ही था सिर्फ आर्टिकल नंबर 5 में कि आपका सर्विस पी बन जाएगा, तो वहां पे फिर आपको टैक्स लग जाएगा। क्योंकि अगर मान लो 183 डेज मैंने उस कंट्री में जाके पढ़ाया, तो लोगों के घर घर जाके, कोई पी नहीं था बट मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो सर्विस पी यूएन मॉडल में है। और यूएन मॉडल में जब सर्विस पी है तो ये पॉइंट यही बोलेगा कि नॉर्मली रेजिडेंट कंट्री है वही टैक्स लेगी, बट सोर्स कंट्री तब टैक्स लेगी जब आप उस कंट्री में जाके 183 डेज या उससे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम डिराइव्ड by resident of contracting state in respect of professional service or other activity of the independent character shall be taxable only in that state except the following circumstances when such income may be taxed in the other contracting state also। में source country में भी आपको टैक्स लग सकता है। कब? if he has a fixed base, वहां पे या तो मेरा फिक्स बेस है, फिक्स ऑफिस है, रेगुलरली अवेलेबल टू हिम इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग हिज एक्टिविटी। मैंने वहां क्लास ले रखा है, तो क्लास ले रखा है तो वो तो पीई बन जाएगा। In that case, only so much of income as it is attributable to that fixed base may be taxed in that other contracting state. Or if his stay in other contracting state is in for the periods amounting or exceeding in the aggregate 183 days in that 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, in that case only so much of income as to derive from this activity perform in that other state may be taxed in that other state। तो अगर मान लो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप यूएन मॉडल फॉलो करते हो और आप बताइए कि अगर आप दूसरी कंट्री में प्रोफेशनल सर्विस देते हो, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस जिसको बोलते हैं, आप प्रोफेशनल सर्विस देते हो, तो उस केस में क्या उस कंट्री में टैक्स लगेगा या नहीं? तो आप ये लिखोगे कि अगर आप इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस देते हो, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस को डिफाइन किया हुआ है, इट इंक्लूड द प्रोफेशनल सर्विस एंड ऑल। अब अगर वहां पे जाके आप प्रोफेशनल सर्विस वगैरह देते हो तो सोर्स कंट्री में टैक्स दो ही केस में लगेगा। या तो वहां फिक्स प्लेस है आपका, आपने वहां पे कोचिंग क्लास खोल दिया तो वहां जाके आपका फिक्स प्लेस है ना, वो तो क्लास है, या फिर उस कंट्री में आप जाके घूम घूम के पढ़ा रहे हो और घूम घूम के पढ़ा रहे हो और 12 महीने में जो 12 मंथ के पीरियड है उसमें अगर 183 डेज या उससे ज्यादा, आपको क्या बोला, 183 डेज या 183 डेज या अमाउंटिंग एक्सीडिंग इन द एग्रीगेट 180 मतलब एक्सीडिंग इन द एग्रीगेट पीरियड अमाउंटिंग टू और एक्सीडिंग द एग्रीगेट 183 डेज, मतलब 183 डेज या उससे ज्यादा आप उस कंट्री में रहे तो उस केस में आपकी इनकम वहां टैक्सेबल हो जाएगी। ये और एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आप क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल जो टेस्ला वाला बताया था वो, एक रेसिडेंट वाला, और उसके बाद पी में से अगर कुछ याद रख सकते हो, और अगर ये क्या बोलते हैं इसका रॉयल्टी कैसे टैक्सेबल होती है, रॉयल्टी में जो डिफरेंस है वो आप याद रख सकते हो, और लास्ट में ये वाला आप याद रख सकते हो। बस इतने में इसका इस टॉपिक से इससे बाहर जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल सर्विस क्या बोलता है, द टर्म प्रोफेशनल सर्विस इंक्लूड द स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट साइंटिफिक, अगर कोई साइंटिफिक नेचर की है, लिटरेरी नेचर की है, आर्टिस्टिक नेचर की है, एजुकेशनल या टीचिंग एक्टिविटी है, एज वेल एज द इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज ऑफ द फिजिशियन, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डेंटिस्ट एंड अकाउंटेंट्स है, ये सब तुम्हारे प्रोफेशनल सर्विस में आ जाएगा। दिस इज द आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 14 जो कि इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस है, ये सिर्फ एंड सिर्फ यूएन मॉडल में है, ओईसीडी में नहीं है। अब एक बात समझो, अदर इनकम में कौन टैक्स लगेगा? अदर इनकम जो है वो अदर इनकम में कौन सी अदर इनकम, जैसे मान लो कहीं और कवर नहीं हो रही, जैसे बिजनेस की इनकम है वो कवर हुई, कैपिटल गेन की हुई, रॉयल्टी की हुई, इंटरेस्ट की हुई, बहुत सारे आर्टिकल में डिविडेंड की भी होती है। बाकी इनकम का क्या होगा? तो बाकी इनकम का क्या होगा, बाकी इनकम जो है वो बाकी इनकम पे रेजिडेंट कंट्री टैक्स लेगी, लेकिन सोर्स कंट्री भी टैक्स ले सकती है। सोर्स कंट्री है वो भी टैक्स ले सकती है, आप डिसाइड करोगे कि सोर्स कंट्री को कितना टैक्स वगैरह देना है। तो अदर इनकम पे यूएन मॉडल ये बोलता है करके, ठीक है, यूएन मॉडल ये बोलता है कि सोर्स कंट्री भी टैक्स ले सकती है, ओईसीडी मॉडल तो बोलता है कि सिर्फ रेजिडेंट कंट्री है वो ही टैक्स लेगी। तो देखो आर्टिकल नंबर 21 का की डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस आर एज अंडर ओईसीडी अप्रोच जो है वो एक्सक्लूसिव राइट टू टैक्स विद द रेसिडेंट स्टेट, बट जो यूएन मॉडल है वो बोलता है कि सोर्स स्टेट को भी टैक्स दो। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो यूएन मॉडल है वो डेवलपिंग कंट्री फॉलो करती है, जिससे कि सोर्स स्टेट को भी अपना रेवेन्यू मिले और रेसिडेंट स्टेट को भी अपना रेवेन्यू मिले। उसके बाद
यहां पे इन्होंने ये क्लियरली बोला हुआ है कि भैया एक काम करिए कि जो 21(2) जो आर्टिकल है उसमें ये बोला हुआ है कि अगर मान लो पी को अदर इनकम होती है, जो पी है वो पी को अदर इनकम होती है, तो पी की अदर इनकम जो है वो तो फिर आपके बिजनेस प्रॉफिट की तरह ही जाएगी। अगर पी को अदर इनकम होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंडिया में पी बन गई तो पी की इनकम कैसे जाएगी, बिजनेस के हिसाब से जाएगी। तो जो पी को अदर इनकम होती है वो पी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, Article 21(2) of the OECD and UN model provides that for income effectively connected with the PE, अगर connected with the PE कोई income है, maintained in the contracting state by the resident of other contracting state, taxation is governed by the provision of Article 7, मतलब वो business profit में ही जाएगा। Accordingly, UN model provide that if aforesaid income is effectively connected with the fixed base situated in the contracting state of the resident of the other contracting state would be governed by the Article number 14, that is independent personal service। तो देखो P को अदर इनकम होगी ना, वो आपके बिजनेस इनकम में ही जाएगी, उसको फिर आप अदर इनकम में नहीं लोगे। पी को अगर मान लो नॉन रेजिडेंट को अदर इनकम होती है तो वो आपके इस आर्टिकल के हिसाब से जाएगी, बट उस कंट्री में ऑलरेडी पी है और वो पी को कोई अदर इनकम होती है तो फिर वो आपके बिजनेस प्रॉफिट में ही जाएगी। ऐसा यहां पे क्लेरिफिकेशन है। अब एक बात समझना, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 23, 23A, 23B होते हैं, दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। कैसे डबल टैक्सेशन अगर हो रहा है तो डबल टैक्सेशन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो दो तरह की मेथड होती है, टैक्स क्रेडिट मेथड, टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। नॉर्मली हर कंट्री टैक्स क्रेडिट मेथड है वो फॉलो करती है। अब इससे रिलेटेड आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है, देखो म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है कि अगर मान लो कुछ डिस्प्यूट हो जाता है या DTAA में जो आपको बेनिफिट कंफर्म किया है वो बेनिफिट आपको वो कंट्री दे नहीं रही है, तो आप क्या करते हो, अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के पास में जाते हो, मींस अपने वहां की जो अथॉरिटी रहेगी उसको जाके रिक्वेस्ट करोगे, सर है ना वो सिंगापुर वाले हमको बेनिफिट नहीं दे रहे, तो अपनी जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है वो वहां की प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के साथ में बैठ के और आपको रिजोल्यूशन देगी और आपको जो है आपका सॉल्यूशन देगी, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। अब इससे रिलेटेड एक प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, OECD में क्या है, UN में क्या है, आप अगर पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बात समझना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का एक आर्टिकल होता है 26 क्या बोलता है कि अगर कोई कंट्री कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगी तो वो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। जैसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आप देखोगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं अग्रीमेंट का, इस अग्रीमेंट में भी आर्टिकल नंबर 26 रहेगा। आप देखिए ये 26 का जो आर्टिकल है, ये देखो एक तो असिस्टेंस इन द टैक्स कलेक्शन है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो है आर्टिकल, इसमें लिखा होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करेगी जो इंफॉर्मेशन देने में, जिससे क्या होगा कि अगर ब्लैक मनी होल्डर का वगैरह इंफॉर्मेशन है तो वो हमको मिल पाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। देखिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट टैक्स केसेस A country may require certain information which may be available with the treaty partner, में दूसरी कंट्री के पास में है। Article 26 provides for the information which may be exchanged as well as the manner in which such request has to be made। मींस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री को दी जाएगी और उसका मैनर क्या रहेगा, कैसे दी जाएगी। अब एक चीज समझना, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 26 की जरूरत क्या है, तो देखिए, फैसिलिटेट्स इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। कर्टेल क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, जिससे पता चलेगा कि आपके कौन से ऐसे लोग हैं जो बाहर पैसा पार करके बैठे हैं या जिससे टैक्स इवेड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। कर्टेल द कैपिटल फाइट दैट इज ऑफन अकम्प्लिश्ड थ्रू टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस। तो यहां पे क्या होगा, आपकी जो कैपिटल फाइट है, कैपिटल फाइट में क्या होता है, लोग जो पैसा पार्क करते हैं, अल्टीमेटली इट्स अ कैपिटल फाइट इज अ पार्क। आप क्या करते हैं, कैपिटल जो है वो वहां पार्क करते हैं जहां पे आपको टैक्स नहीं लगता है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है जहां टैक्स कम लगता है, तो वो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि पैसा जो है वो कहां, जहां एक्टिविटी हो रही है वहां पे पैसा है या नहीं है करके। दिस इज पर्टिकुलर रिलेवेंट इन द परस्पेक्टिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ी जरूरी हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनियां डेवलपिंग कंट्रीज से टैक्स चुरा के ले जाती है। तो देखिए, a contracting state cannot expected to provide confidential financial information to other contracting state। में जो confidential financial information है वो other contracting state को नहीं देंगे। कब तक? It has confidence that the information will not be disclosed to the unauthorized person करके, ठीक है। ये भैया कॉन्फिडेंस पहले लेना पड़ता है, ये ऐसा लिखा होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो ऐसे नहीं कि जाके आप जी न्यूज वालों को दे दो करके, ठीक है, या अर्णव गोस्वामी को दे दो जो पढ़ेगा, देखिए 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 इस ब्लैक मनी होल्डर की डिटेल है वो आई है हमको फॉरेन से, तो आप नहीं दोगे ऐसे। मतलब वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल जो होती है वो देते हैं, बट ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, आप अनऑथोराइज पर्सन को नहीं दोगे वो इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आपको पता है
जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर था तब जितने भी ब्लैक मनी होल्डर है उनके नाम आए थे इंडिया में। इंडियन कंट्री के पास है, स्विट्जरलैंड में जितने भी होल्डर है उनके नाम है, बट वो नाम बाहर नहीं आए, सिर्फ 2-3 नाम ही बाहर आए थे और उनसे कुछ टैक्स वैक्स रिकवर किया था एंड 2-3 नाम आपको पता रहेगा जब बाहर आए थे मार्केट में, बाकी नाम एक भी बाहर नहीं आया। इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है, वो अग्रीमेंट में लिखा जाता है कि आप ऐसा नहीं कि जाके और जी न्यूज वालों को दे दोगे करके और जी न्यूज वाले मजे ले लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, a contracting state can avoid the exchange of information obligation by showing that the information pertain to communication between an attorney and his client which is protected from the disclosure under domestic law। अगर मान लो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो डोमेस्टिक लॉ में मना किया हुआ है कि आप किसी के साथ में शेयर नहीं करोगे, अगर डोमेस्टिक लॉ में मना किया हुआ है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे इवन फॉरेन कंट्री के साथ में, तो फिर आप उसको शेयर नहीं करोगे, इसके लिए आप मना भी कर सकते हो। उसके बाद, लैक ऑफ इंटरेस्ट और यूज इन सच इंफॉर्मेशन कैन नॉट हाउएवर फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट नॉट टू ऑपरेट विद द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्लिगेशन। अब एक बात समझना, जैसे मान लो इंडिया ने इंफॉर्मेशन मांगी दुबई से कि भैया दाऊद से रिलेटेड असेट की इंफॉर्मेशन तो हमको टैक्स लगाना है। अब दुबई बोलता है हमको क्या करना है, हम तो हमारे टैक्स है ही नहीं, हमारे यहाँ तो टैक्स है ही नहीं, तो वो बोलेंगे उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है उस इंफॉर्मेशन में, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। इस केस पे ऐसा बोल सकते हैं दुबई वाले कि नहीं हम तो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं, तो हम क्यों इंफॉर्मेशन निकालें। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वैसा नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट आपका उस इंफॉर्मेशन में हो सकता है, बट हमारा इंटरेस्ट है तो आपको लाके देना पड़ेगा, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट और यूज इन सच इंफॉर्मेशन कैन नॉट हाउएवर फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टू नॉट टू ऑपरेट विद द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्लिगेशन करके, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। इसका ये वाला पार्ट आपको एक बार चाहिए तो आप रीड कर लेना कि आप या तो क्या करते हैं, मैप के थ्रू जाते हैं या फिर आप आर्बिट्रेशन के थ्रू जाते हैं। क्या करते हैं आप, आर्बिट्रेशन के थ्रू जाते हैं, तो सीधा आप किसको रिक्वेस्ट करेंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू जाएंगे और आर्बिट्रेशन में जाके और उसका रेजोल्यूशन लेके आते हैं। इसको आप पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 1 में जो दे रखा है ये वाला पार्ट, अगर यहाँ पे फिस्कल ट्रांसपेरेंट एंटिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ये भी आप पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो ठीक है। 1 मिनट में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है करके, ठीक है। चलिए, एक बात बताइए, एक 2 तरह की एंटिटी होती है, एक होती है ओपेक और एक होती है फिस्कली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये बोतल है, ये बोतल में से मैं आपको देख सकता हूं, दैट इज द ट्रांसपेरेंट, मींस आर पार, इसको बोला जाता है आर पार, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक होती है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या, ये हाथ है, ये हाथ ओपेक है, हाथ जो है ये ओपेक है, मतलब इसके अंदर से आप देख नहीं सकते, इट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट, इट इज कॉल्ड ओपेक, तो इसको बोला जाता है ओपेक। और एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, ग्लास वाला, ठीक है। अब हुआ क्या सर, क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो कोई ऐसी एंटिटी है जिसको ट्रांसपेरेंट एंटिटी माना जाता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये इंडिया है और ये मान लो यूएसए है, ये इंडिया है और ये यूएसए है। इंडिया में हम फर्म को एंटिटी मानते हैं या नहीं, आंसर यस, फर्म को हम एंटिटी मानते हैं इंडिया में। इंडिया में जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है, आंसर इज यस, माना जाता है, सेपरेट एंटिटी माना जाता है। तो फर्म इज अ एंटिटी, तो फर्म इज अ एंटिटी मतलब हम फर्म को क्या मानते हैं, ओपेक मानते हैं। हम फर्म है उसको ओपेक मानते हैं कि फर्म इज अ ओपेक, सीधी सी बात है। लेकिन बहुत सारी वर्ल्ड में कंट्री है जो फर्म को ट्रांसपेरेंट मानती है, वो बोलती है फर्म एंटिटी ही नहीं है, फर्म एंटिटी नहीं है, हम जो फर्म है उसको ट्रांसपेरेंट मानते हैं, फर्म एंटिटी नहीं है, हम इसके जो पार्टनर है ना उनको पर्सन मानेंगे। वो पार्टनर को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो फर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, मतलब फर्म जो है वो तुम्हारी ट्रांसपेरेंट हो गई और पार्टनर है वो पार्टनर, अल्टीमेट इज अ पार्टनर, उन्होंने बोला अल्टीमेट इज अ पार्टनर। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम देखेंगे कि कोई कंट्री का रेजिडेंट है या नहीं, कोई एंटिटी है वो उस कंट्री की रेजिडेंट है या नहीं, तो क्या हम यहां फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी को रेजिडेंट मानेंगे या नहीं, फिर रेजिडेंट मानेंगे या नहीं। क्योंकि अगर फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी मानते ही नहीं, बहुत सारी कंट्री क्या करती है, बोलती है फर्म तो है ही नहीं, एंटिटी नहीं है फर्म। तो अगर मान लो यूएसए है, वो यूएसए क्या फर्म को फिर एंटिटी मानेगा या नहीं, यूएसए फर्म को उसकी रेजिडेंट एंटिटी मानेगा या नहीं। तो यहां पे ये मॉडल में ये लिखा हुआ है कि जितने पार्टनर यूएसए के हैं उस हद तक फर्म को रेजिडेंट एंटिटी माना जाएगा, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये फर्म है जो यूएसए मानता है कि फर्म इज अ ट्रांसपेरेंट, इंडिया मानता है फर्म इज अ ओपेक। अब एक बात समझना, ये फर्म में मान लो 2 पार्टनर है,
फर्म में दो पार्टनर है, तो फर्म में दो पार्टनर है, जैसे एक पार्टनर है दैट इज द मिस्टर एक्स और दूसरा पार्टनर है मिस्टर वाई। अब जो एक्स है ना, वो एक्स मान लो यूएसए का रेजिडेंट है और वाई है वो मान लो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि यूएसए फिर इस फर्म को रेजिडेंट मानेगा यूएसए का? नहीं, आंसर इज यूएसए मानेगा, बट सिर्फ 50% इनकम के लिए। जितनी फर्म की इनकम होगी उसके 50% इनकम के लिए यूएसए है वो फर्म को रेजिडेंट मान लेगा। दैट इज कॉल्ड योर लाइक ट्रांसपेरेंट को आप रेजिडेंट मानोगे या नहीं? आंसर इज यस, आप ट्रांसपेरेंट को रेजिडेंट मानोगे। तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपको ये समझ में आए, एग्जांपल भी दे रखा है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो, बिकॉज क्या इंटरनेशनल लॉ है, ये चीजें जो है इन्होंने लॉ में अभी डाली है, ये बहुत ज्यादा डेवलप होनी बाकी है और आप लोगों ने इससे रिलेटेड कोई ऑफिस में कभी काम किए हुए नहीं है और एग्जामिनेशन में भी पेपर नंबर 7 में तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, पेपर नंबर 6 में भी ऐसी चीजें नहीं आती है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी, income derived by or through a fiscally transparent entity under the tax law of either contracting state, क्या उसको रेजिडेंट मानेंगे? टू बी कंसिडर्ड टू बी द इनकम ऑफ रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टू द एक्सटेंट सच इनकम इज ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन बाय दैट स्टेट एज द इनकम ऑफ रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट। मतलब जैसे मान लो यहां पे यूएस की बात कर रहे थे, यूएस है, इसको क्या मानता है? ट्रांसपेरेंट। तो यूएस क्या रेजिडेंट मानेगा? जितने उसके पार्टनर रेजिडेंट है उतना रेजिडेंट मानेगा। जैसे 50% पार्टनर रेजिडेंट है तो भैया 50% इनकम के लिए इसको वो रेजिडेंट मानेगा, 50% के लिए नहीं मानेगा।